हेलो 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 गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का आज के इस सेशन में। मैं दिगराज सिंह राजपूत आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि मेरी आवाज आपको बेहतरीन तरह से दिखाई और सुनाई दे रही होगी। आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। वेलकम वेलकम वेलकम। पहले क्या होता ना, एक दूरदर्शन पे एक शो आता था, उसमें ऐसे बोलता था, आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि केचुए का खाद कैसे बनाया जाता है। तो आइए शुरू किया जाए। है ना? तो वो एंकर जैसी आवाज। ओके, मीट माय न्यू फ्रेंड अप्पू हाथी। अप्पू हाथी आज से हमारे साथ क्लास में रहेगा। अप्पू हाथी इज अ न्यू मेंबर एडेड इन आवर फैमिली। तो पिकाचू, नागराज और चिकारा भाई की बहुत सारी बंदूकें जेठालाल के बीच में आज अप्पू हाथी है। तुम इस अप्पू हाथी को लेकिन एक सिंपल कैरेक्टर मत समझना मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि अभी इसका जादू दिखाता हूं मैं तुम्हें। देखा, हल्के में ले रहे थे क्या तुम अप्पू हाथी को? अप्पू हाथी अपने आप में एक नया खिलाड़ी है। वीकली शेड्यूल मिल गया ना तुम्हें? अप्पू हाथी इज न्यूली एडेड मेंबर टू आवर फैमिली। तो गाइज सुनो मेरी बात, आज का चैप्टर मजेदार चैप्टर है। थोड़ा थोड़ा लेंदी होगा, ठीक है। खाना खाना पीना सब करके आए हो ना, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन आज अपन कंप्लीट करेंगे। और बिलीव मी, वन ऑफ द चैप्टर, जैसे आज भी क्या होता है ना, आज मेरे दोस्त सब अलग अलग जगह है। मतलब कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई कुछ कुछ है, ठीक है, कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। लेकिन जिससे भी सोशल साइंस की बात होती है या फिर उसको पता लगता है सोशल साइंस जैसा कुछ कुछ तो उसको कुछ याद है अगर सोशल साइंस का, फ्रेंच रेवोल्यूशन। हाँ हाँ हाँ, सोशल साइंस मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इस चैप्टर की बड़ी है ना, ये चैप्टर आपको जीवन भर याद रहने वाला नॉस्टैल्जिक चैप्टर है बड़ा। जब भी तुम आगे मान लो तुम सोशल साइंस पढ़ो ना पढ़ो, छोड़ दो, कुछ भी करो, मैं याद रहूं ना रहूं, लेकिन एक चीज हमेशा याद रह जाएगी कि हाँ, सोशल साइंस में एक तो चीज थी कुछ फ्रेंच रेवोल्यूशन नाम की। ठीक है, तो वो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन नाम की जो चीज थी वो आज अपन करने वाले हैं कंप्लीट। तो वेलकम एवरीवन टू द क्लास। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मैं आपको दिखाई सुनाई दे रहा हूं। तो शुरू करें चैप्टर, जल्दी बताओ। एक बार और अप्पू हाथी दिखा दो। ये किस तरह के शौक हो गया तुम्हारे? आता रहेगा क्लास में अप्पू हाथी। आ जाओ। अप्पू यार, लेकिन अप्पू हाथी क्या है ना, लाइफ लाइन जो है बड़ी छोटी सी है। क्यों? क्योंकि एक बार अगर अप्पू हाथी का लिक्विड खत्म हो गया ना, तो फिर अप्पू हाथी के लिए लिक्विड की व्यवस्था बड़ी कठिन हो जाएगी। चलो, मेले में चलाए हैं। आधा नहीं हो जाएगा चैप्टर। चलो शुरू करें। भुवन भैया की फील्डिंग सेट है। भुवन भैया को 2 इंच नीचे से और 2 इंच ऊपर से कम कर दिया अपन ने। ठीक है, उनकी कटिंग बना दी 2-2 इंच ऊपर नीचे से। वो अब सारे पीडीएफ वगैरह सब मिल रहे हैं ना आपको? ठीक है, पीडीएफ वगैरह सब मिल गए। मेले से लाया। यस। तुमने मेले में देखा होगा है ना ये चीज। स्टाइलस नहीं मिला यार। स्टाइलस पता नहीं कहां गए। स्टाइलस की खोज अभी भी जारी है। स्टाइलस की खोज अभी भी जारी है। चलो आ जाओ, तो अब सारे बच्चे आ गए। तो एक पुराने समय की बात है। उस पुराने समय की बात में आपको जानने को मिलेगा कि फ्रांस में 14 जुलाई 1789 को रेवोल्यूशन हुआ था। तो बेसिकली अगर हम पीछे जाएं कंटेक्स्ट में, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर एक बैकड्रॉप में शुरू होता है। इस इवेंट के साथ शुरू होता है 14 जुलाई 1789। इसके पहले भी कुछ हुआ है, वो अपन पूरा चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसके बाद भी चैप्टर मतलब कुछ हुआ है, वो भी अपन चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन इस इवेंट के साथ चैप्टर शुरू होता है। और ये इवेंट क्या है? ये पिक्चर देखो। ये पिक्चर में बेस्टाइल फोर्ट्रेस प्रिजन दिखाई गई है। ठीक है, तो किले में एक जेल थी, उस जेल का नाम था बेस्टाइल। ठीक है, राजा के किले में एक जेल थी, जेल का नाम था बेस्टाइल। अब ये बेस्टाइल फोर्ट्रेस प्रिजन जो थी ना, तो पेरिस में 14 जुलाई के दिन
बड़ा अफरा तफरी मची हुई थी, और उस अफरा तफरी में क्या है कि बहुत सारे लोग जो है 7,000 सिटीजन बताया गया, 7,000 लोग बहुत होते हैं, ठीक है, 7,000 लोग जो है, तो वो क्या है, रोड पे उतर आए, पीपल्स मिलिशिया मतलब लोगों का एक जत्था आ गया, और लोगों के उस जत्थे ने क्या किया, बेस्टाइल फोर्ट्रेस प्रिजन पे हमला कर दिया, उस किले पे हमला करके, वो उस किले के अंदर जो जेल थी, जेल में कुछ ही लोग कैदी थे, उनका ऑब्जेक्टिव कैदियों को छुड़ाना नहीं था, उन्होंने बोला कि इतने लोग हैं तो ये क्या बोलते हैं, प्रिजन के जो कमांडर है उसको मार देते हैं और लोगों को आजाद करवा दिया, जो हथियार रखे थे हथियार लूट लाए, और हथियार लूट लाने के बाद में से ठाए ठाए करके गोलियां वोलियां चला दी इस तरह से, ठीक है, चिकारा भाई बन गए वो सब। तो ये इवेंट हुआ, और इस इवेंट को ही बिगिनिंग ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन कहा जाता है, इस दिन को कहा जाता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड ऑन दिस डेट। अब ये लोगों ने जो किले पे हमला किया, तो किले से दुश्मनी नहीं थी लोगों को, क्यों, क्योंकि सिंपल समझना, जैसे आपको अगर आपके कॉलोनी के वो अंकल पसंद नहीं है जो आपको क्रिकेट नहीं खेलने देते, तो ऐसा नहीं है कि आप अंकल को जाके मार दोगे कि अंकल ये लो, ठीक है, आप क्या करोगे, वो अंकल की गाड़ी भी जो है ना, आपको उतनी गुस्सा आई अंकल की गाड़ी को देख के, तो अंकल अगर कोई देख नहीं रहा कॉलोनी में, आप चलते फिरते क्या करोगे, अंकल की गाड़ी में स्क्रैच मार के निकल जाओगे, समझ में आया। तो अंकल की गाड़ी को स्क्रैच मारने में भी उतना ही मजा है जितना मजा अंकल के मुंह पे स्क्रैच मारने में आता है, क्यों, क्योंकि वो गाड़ी जो है ना, दैट सिंबलाइजेस द अंकल, समझ गए। तो वैसे ही लोगों ने जब बेस्टाइल फोर्ट्रेस प्रिजन के ऊपर हमला किया ना, तो वो जो किला था, उस किले में जो जेल थी, वो जेल एक तरह से राजा को दर्शाती थी, दैट वाज द सिंबल ऑफ डेस्पोटिज्म, ठीक है, व्हिच वाज डिमोलिश्ड। तो लोगों ने वो किला तोड़ दिया, उसकी ईंटें वगैरह तोड़ तोड़ के घर ले जाके रख रहे, क्यों, उन्होंने बोला कि हमारे पोते पाती बच्चों को दिखाएंगे कि हमने ये किला विध्वंस किया था, तो ये सोविनियर की तरह हमने संभाल के रखा है कि हाँ हम भी गए थे वहां पे ईंट गिराने, तो वो किले की ईंटें संभाल के रखी। अब देखिए, लेकिन जब ये किले पे हमला हुआ तो रॉयट्स हो गए, लोग रोड पे उतर आए, राजा ने गोलीबारी करवाई और बड़ा लफड़ा चला, लेकिन अल्टीमेटली उसका इवेंट का आउटकम क्या निकल के आया वो चैप्टर में आगे समझ में आएगा। बाकी इस इवेंट को फ्रेंच रेवोल्यूशन की बिगिनिंग कहा जाता है। अब सवाल यह आता है कि ऐसा हुआ क्यों, और ये होने के बाद क्या हुआ, तो ये ही चैप्टर की कहानी अपनी जो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। कंटेक्स्ट समझ में आ गया, बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ, कंटेक्स्ट समझ में आ गया। आप भी ऐसे करते हो क्या? देखो ये बातें बताई नहीं जाती है, लेकिन करना पड़ता है। मेरी गाड़ी पे स्क्रैच मारे हैं, लेकिन मेरी गाड़ी में यार मेरे से बच्चे बहुत प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है, हमारी कॉलोनी के बच्चे भी खुश हो जाते हैं चलते फिरते, मतलब वो बात अलग है कि जो बहुत ज्यादा छोटे उनमें से कुछ कुछ अंकल बोल देते, तो बोलता हूँ कि उल्टा लटका दूंगा बेटा, अंकल बोल रहे थे, ठीक है। जो बहुत ही छोटे एकदम अभी निकले ही है थोड़े से जमीन में से, बस मतलब खुद के पैर पे खड़े हो तो दिखते भी नहीं है, उतने बड़े बच्चे जो है ना वो कभी कभी अंकल बोल देते हैं, फिर फिर उनकी मम्मियां बोलती अरे भैया हैं तो, लेकिन बच्चे मेरे से प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ सुनो, 8 बजे का भी सिस्टम सेट हो गया, कल से तुम्हारी क्लास 8 बजे डन, ठीक है, कल से तुम्हारी क्लास 8 बजे से ही रहेगी, और शायद मैथ्स की भी रहेगी, मैथ्स की एक बार तुम पूछ लेना तुम्हारे भैया से, सुमित भैया से, बाकी 8 बजे रहेगी, ठीक। चलो तो बेसिकली क्या है, तो अब हम देख रहे हैं कि फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी थी कैसी, ठीक है। तो रेवोल्यूशन आया, तो रेवोल्यूशन आने से पहले वहां की सोसाइटी कैसी थी, तो सबसे पहले आप जैसे देखेंगे तो लुई 16 जो था, जब वो 20 साल का था तभी उसके राजा बनाया गया फ्रांस का। अब जो फ्रांस का राजा बनता है, तो राजा बनने पे उसे तिलक लगा के 10 रुपए का नोट दिया जाता है, उसकी शादी भी करवा देते मेरी इंटरनेट से कि राजा रानी, और दोनों की खत्म कहानी। तो राजा जब वो बनता है लुई 16 1774 में, ठीक है, बॉर्बन फैमिली का राजा था वो। तो जब वो राजा बनता है तो ही इनहेरिटेड द एम्प्टी ट्रेजरी, और यही एक क्वेश्चन बनता है कि वहां की तिजोरी खाली क्यों थी, तिजोरी खाली थी, चोरी हो गई थी क्या? नहीं, चोरी नहीं हुई थी, ड्यू टू दी वेरियस एक्सपेंसेस जो फ्रांस सफर कर रहा था, जो फाइनेंशियल क्राइसिस सफर कर रहा था, जैसे एक लंबे समय तक फ्रांस लड़ाई से लड़ रहा था, लॉन्ग ईयर ऑफ मतलब लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर। उसके बाद में आप देखेंगे तो अब लड़ने जा रहे हैं तो ईंट भाटे पत्थर से नहीं लड़ेंगे, हथियार लगेंगे, तो उसमें मिलिट्री एक्सपेंसेस बहुत होते थे। किला जो था वो एक्स्ट्रावेगेंट पैलेस ऑफ वर्सेल्स जो था वो बहुत बड़ा पैलेस था, उसको मेंटेन करना। उसके बाद में डेट था उनके ऊपर बहुत सारा, डेट मतलब कर्ज, ठीक है, तो उनके ऊपर डेट था बहुत सारा, और उस कर्ज को रीपे करने में इंटरेस्ट पे करना पड़ता था, लोन को रीपे करने में जो इंटरेस्ट लगता था। तो इन सभी कारणों से आपको क्या देखने को मिलता है, इन सभी कारणों से आपको देखने को मिलता है कि
इन सभी कारणों से आपको देखने को मिलता है कि एक भारी वो होती है, क्या, एक भारी फाइनेंशियल प्रेशर आता है उसके ऊपर, और उस फाइनेंशियल प्रेशर के चलते क्या है, उनकी ट्रेजरी खाली थी। और ये ट्रेजरी खाली क्यों थी, उस पर क्वेश्चन बनता है बाबू, ध्यान रखना कि जब लुईस 16 पावर में आया तो he inherited an empty treasury. What were the reasons for it? तो these were the reason: long years of wars, ठीक है, extravagant कोर्ट को मेंटेन करना, उसके बाद में डेट था उनके ऊपर बहुत ज्यादा, ठीक है, डेट मतलब कर्ज था, और उस कर्ज को रीपे करने में हाई इंटरेस्ट, रीपे मतलब लोन जब वापस पे करोगे तो आपको बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता था, हाई इंटरेस्ट, हाई टैक्सेशन सिस्टम एंड इनएफिशिएंसी इन द टैक्सेशन सिस्टम। अब टैक्सेशन सिस्टम में गलती थी, जैसे मान लो क्या है कि एक एग्जांपल के तौर पे इधर की साइड से मेरा पैसा जा रहा है, इधर की साइड से पैसा आ रहा है, अगर पैसा इतना आ रहा है और खर्च इतना सारा हो रहा है और आ इतना सारा है, तो ऑब्वियस है कि एक दिन क्या होगा, जितना स्टॉक था वो पूरा स्टॉक खाली हो जाएगा, है ना। और वही यहां पे हो भी रहा था। कैसे हो रहा था कि फ्रांस का टैक्स सिस्टम बड़ा इनएफिशिएंट था। कैसे, तो उसकी सोसाइटी का डिवीजन समझते हैं। फ्रेंच सोसाइटी 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट स्टेट मतलब क्लर्जी, ठीक है, फर्स्ट स्टेट मतलब क्लर्जी। क्लर्जी मतलब कौन, जो चर्च के ऑफिशियल्स वगैरह हुआ करते थे, प्रीस्ट वगैरह हुआ करते थे, तो दे एंजॉयड प्रिविलेजेस बाय बर्थ। इनको कोई टैक्स भी पे नहीं करना है, इनके मजे ही मजे हैं, एक टाइप से मजे ही मजे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनको किसी प्रकार का कोई टैक्स वगैरह नहीं देना, उल्टा उल्टा ये पीजेंट से टैक्स लेते थे, कि पीजेंट जो किसान है, छोटे किसान, उन लोगों ने जितना भी प्रोड्यूस किया ना, उसका 1/10 एज अ टैक्स इन द फॉर्म ऑफ टिथ, ठीक है, टिथ के फॉर्म में टैक्स जो है वो ये कलेक्ट करते थे फर्स्ट स्टेट के लोग, क्लर्जी मतलब चर्च के लोग। फिर थी सेकंड स्टेट। सेकंड स्टेट में नोबेलिटीज आती है। नोबेलिटीज मतलब लॉर्ड, ड्यूक्स, ड्यूक्स मतलब राजकुमार, ठीक है, एरिस्टोक्रेट्स मतलब वही राजाशाही परिवार के लोग। तो सेकंड स्टेट में ये सारे लोग आते हैं, नोबेलिटी, लॉर्ड्स, ड्यूक्स, एरिस्टोक्रेट्स, फाइन। अब क्या है ना, तो ये सेकंड स्टेट के जो लोग होते हैं, सेकंड स्टेट के लोग जो रहते हैं, तो दे हैड फ्यूडल प्रिविलेजेस। वो उनके कुछ फ्यूडल प्रिविलेजेस थे कि किसान वगैरह से वो डायरेक्ट टैक्स वगैरह कलेक्ट कर लेते थे, ठीक है। सेकंड स्टेट को खुद को कोई टैक्स नहीं पे करना है, फर्स्ट स्टेट को कोई टैक्स नहीं पे करना है। अब ये लेकिन क्या करते हैं, ये दूसरे जो गरीब लोग थे, जो थर्ड स्टेट में थे, पीजेंट्स थे, मर्चेंट्स थे, आर्टिशंस थे, वर्कर्स थे, उनका खून चूस लेते थे ये लोग, ठीक है। तो यहां पे वही बताया गया, दे वर आल्सो एग्जम्प्टेड फॉर टैक्स। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय नोबल्स, चर्च एंड अदर रिच मेंबर्स। तो जितनी भी जमीन थी, जमीन का 60% हिस्सा फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग एंजॉय कर रहे थे। अब बची 40% जमीन में बहुत बड़ी फ्रांस की जनता थी, थर्ड स्टेट के लोग, जिसमें बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, लॉयर, पीजेंट, आर्टिसन, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट, सब लोग आ जाते थे। इनके कोई प्रिविलेजेस नहीं थे। इनको क्या करना है, ठीक है, दिन रात मेहनत करना है, और मेहनत करने के बाद में टैक्स देना है। क्यों, क्योंकि जो भी खर्चा होगा राज्य का, ठीक है, वो राज्य का खर्चा कहां से आएगा, उसके लिए पैसा आएगा थर्ड स्टेट के लोगों के ऊपर टैक्स लगा के, थर्ड स्टेट के लोगों के ऊपर टैक्स लगा के। दे पेड ऑल टैक्सेस, ठीक है, टेथ हो गया, टेल हो गया, इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करते थे ऑन गुड्स, जैसे सॉल्ट, टबैको वगैरह, इन सब पे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे। मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन बट ओन्ड अ वेरी लिटिल लैंड। तो जनसंख्या जो थी टोटल, उस टोटल जनसंख्या का 90% हिस्सा ये लोग थे। लेकिन 90% हिस्सा जनसंख्या का ये लोग थे, लेकिन इनके पास में क्या है, लैंड बहुत कम थी, इनके पास लैंड बहुत कम थी। तो ये उस समय की सोसाइटी का डिवीजन है, और उस सोसाइटी के डिवीजन में जब लुईस 16 राजा बना तो ट्रेजरी खाली क्यों थी, उसका स्टेटस है। क्या आपको ये स्लाइड समझ में आ गई, बताओ, शुरुआत का कंसेप्ट समझ में आ गया। फर्स्ट स्टेट मतलब क्लर्जी, क्लर्जी मतलब क्या है कि जो चर्च के लोग थे। गॉट इट। संडे को टेस्ट होगा ना बेटा, संडे को टेस्ट होगा तुम्हारा, चिंता ना करो। हिस्ट्री बोरिंग लगती है, अरे हिस्ट्री देखो सब्जेक्ट सारे मजेदार है, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सारे ही सब्जेक्ट मजेदार है। मुझे ऐसा लग रहा है बाल कटवा लेना चाहिए, थोड़े से बड़े ज्यादा हो गए हैं। हाँ, कल नहीं कटवा पाऊंगा, परसों भी नहीं कटवा पाऊंगा, क्लास रहती है उस दिन, टाइम ही नहीं मिलता है। फ्राइडे कटवाऊंगा। बॉयज जो रहते हैं ना, तो लड़के लोगों का ऐसा सिस्टम रहता है बालों को लेके, कि पूरी दुनिया की कैलकुलेशन लगा के हम दिन प्लान करते हैं कि हाँ दिस इज द बेस्ट डे,
इस दिन बाल कटना चाहिए। बस थोड़ा उसी डायलेमा में फंसा हुआ दोस्तों। ठीक है, समझ में आया? टेस्ट आपका सब ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, ऐप पे टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, ऐप पे टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, ऐप पे टेस्ट होगा। और उस टेस्ट में क्या किया जाएगा? उस टेस्ट में अपन इन जनरल ये समझेंगे थोड़ा सा कि अभी तक जितने चैप्टर पढ़ाए उसमें से क्वेश्चन दूंगा, कुछ कुछ एमसीक्यूज, तो तुमसे बन पा रहे नहीं बन पा रहे हैं ऐसा। ठीक है, आ जाओ। ये लो टेस्ट। विच स्टेट इन फ्रांस कंप्राइज क्लर्जी? अभी बताया, अभी तुरंत, इसमें तो सारे बच्चे सही आंसर देना चाहिए। क्लर्जी कौन सा स्टेट होता है? तो अपन ने फ्रांस की सोसाइटी का स्टेटस देख लिया। अब ये जैसे देखोगे स्टेटस, तो उस स्टेटस के हिसाब से थर्ड स्टेट के लोगों की चटनी बना दी बेचारों की। सारा टैक्स बर्डन उनके ऊपर है, ठीक है, और ये सारी स्थिति थी। अब इसी स्थिति में क्या होता है ना, फ्रांस में क्या होता है, सबसिस्टेंस क्राइसिस की सिचुएशन डेवलप होगी, जो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या है वो आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको इस सवाल का जवाब देना है कि विच स्टेट इन फ्रांस कंप्राइज द क्लर्जी सेक्शन। ठीक है, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, फोर्थ स्टेट। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट स्टेट। ठीक है, कौन सा स्टेट कंप्राइज करता है ऑफ क्लर्जी? फर्स्ट स्टेट। ठीक है, क्लियर हुआ? प्रीस्ट मतलब जो चर्च वर्च में पूजा वूजा करते हैं। ठीक है, प्रीस्ट मतलब जो चर्च वर्च में पूजा करते हैं। ऐप पे होगा टेस्ट बेटा, ऐप पे। जितने चैप्टर अपने हो गए, संडे को होगा उतने चैप्टर का ही होगा, ज्यादा का नहीं। संडे के पहले पहले जितने चैप्टर हो जाते हैं ना उतने। तो जैसे आज अपना चौथा चैप्टर है, कल अपनी डाउट सॉल्विंग है, परसों के दिन एक और चैप्टर हो जाएगा, 5 चैप्टर का होगा। ठीक है, विच स्टेट इन फ्रांस कंप्राइज द क्लर्जी? तो फर्स्ट स्टेट इज द राइट आंसर, जो चर्च के लोग थे। अब जैसे मैंने बताया कि फ्रांस में क्या है, थर्ड स्टेट के ऊपर, बेचारों के ऊपर सारी समस्याएं हैं। अब उन समस्याओं के चलते गरीबी में आटा गीला कैसे होता है, सिचुएशन होती है सबसिस्टेंस क्राइसिस की। सबसिस्टेंस क्राइसिस की सिचुएशन को क्या बोलेंगे आप? तो इसका डेफिनेशन, सबसिस्टेंस क्राइसिस की डेफिनेशन ये है कि एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड। मतलब एक ऐसी सिचुएशन, सबसिस्टेंस क्राइसिस एक ऐसी सिचुएशन को कहा जाएगा जहां पे जीवन यापन के लिए जो बेसिक चीजें रहती है, जो बेसिक नीड्स रहती है, वही खतरे में हो जाती है। वही खतरे में हो जाती है मतलब कि इंसान के बेसिक रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था नहीं हो पाती है। उस स्थिति को सबसिस्टेंस क्राइसिस कहा जाता है, जब इंसान के बेसिक रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था नहीं हो पाती। जब इंसान के बेसिक रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था नहीं हो पाती, तो उस स्थिति को सबसिस्टेंस क्राइसिस कहा जाता है। ठीक है, तो इस सबसिस्टेंस क्राइसिस में स्ट्रगल टू सर्वाइव, तो देयर वाज एक्चुअली स्ट्रगल इन सर्वाइविंग। ठीक है, पीपल वर नॉट एबल टू सर्वाइव। क्यों ऐसा स्थिति बनी? क्यों? तो पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही थी। अब जब जनसंख्या बढ़ेगी तो ऑब्वियस है कि खाने को दे दो रे, जनसंख्या चिल्लाई ऐसे। तो विद द पॉपुलेशन ग्रोथ देयर विल बी मोर डिमांड फॉर फूड। ठीक है, और ये पॉपुलेशन जैसे आप देखोगे 23 मिलियन थी 1715 में, दिस पॉपुलेशन रोज टू 28 मिलियन इन 1789। ठीक है, अब जब जनसंख्या बढ़ेगी, खाने को ज्यादा मांगेगी, तो ऑब्वियस है कि ब्रेड, मतलब जो खाने का सामान है, अगर मान लो एक सामान को 10 लोग मांग रहे हैं और उसी सामान को फिर जब 20 लोग मांगेंगे, तो ऑब्वियस है कि ज्यादा लोग मांग रहे हैं तो उस सामान की कीमत बढ़ेगी। तो व्हेन दी ब्रेड प्राइस इंक्रीज्ड, ठीक है, और लोगों की सैलरी नहीं बढ़ी, तो वेज गैप जो था वो कम रहा और ब्रेड की प्राइस जो है वो बढ़ गई। तो लोगों के बीच में गैप आया। ठीक है, लोगों के उसमें इनकम में गैप देखने को मिल रहा था कि चीजें महंगी होती जा रही, वो खरीद नहीं पा रहे थे। ठीक है, एंड दिस लेड टू अ सिचुएशन ऑफ सबसिस्टेंस क्राइसिस, एक ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर बेसिक मींस ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड। सिंपल पिक्टोग्राफिक तरीके से समझ लो क्या, कि खाने की कमी थी, क्राइसिस था, हंगर था, पॉपुलेशन बढ़ रही थी बहुत तेजी से। ठीक है, फूड की शॉर्टेज थी, और फूड की शॉर्टेज के चलते आपको क्या देखने को मिल रहा है कि मतलब दिस क्रिएटेड फर्दर प्रॉब्लम्स। जैसे आप कह सकते हो ना कि प्राइसेस इंक्रीज हो गए, अमीर लोग ही सिर्फ खरीद पाते थे, गरीब लोग नहीं खरीद पाते थे। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन, falling in falling grain production, there was stagnant in workers wage, लोगों की सैलरी बढ़ नहीं थी, ऊपर से गरीबी में आटा गीला ही हो जाता था। कभी या तो सूखा पड़ जाता था, बाढ़ आ जाती थी, और इस कारण से फसल अच्छे से प्रोड्यूस होती नहीं थी, तो खाने की फिर कमी रहती थी। अब ऐसी सिचुएशन में जीवन जीना बहुत कठिन हो जाता था, और इसी सिचुएशन को सबसिस्टेंस क्राइसिस कहा गया है। समझ में आ रहा है? तो आपने फ्रांस की स्थिति देखी, थर्ड स्टेट के लोग परेशान थे, वो देखा, और वो थर्ड स्टेट के लोग परेशान थे, और उस बीच में सबसिस्टेंस क्राइसिस वाली सिचुएशन डेवलप हो रही थी, ये भी देख लिया। ठीक है, अब क्या है, तिजोरी खाली है,
ठीक है, तिजोरी खाली है, तिजोरी भरना भी है, तो राजा टैक्स बढ़ाने की भी सोचेगा, ठीक है। लेकिन इसी बीच में क्या हो रहा है ना, इसी बीच में जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, तो मैंने बताया कि थर्ड स्टेट के कुछ लोग जो हैं बिजनेसमैन वगैरह थे। तो बिजनेसमैन वगैरह जो थे थर्ड स्टेट के, ये लोग क्या है ना, थर्ड स्टेट के जो पढ़े लिखे लोग थे, बिजनेसमैन वगैरह जो थे, इन लोगों के पास में आइडिया था कि ट्रेड व्रेड कर लेते हैं, थोड़ा पैसा कमा लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ट्रेड व्रेड किया, थोड़ा पैसा कमाया, तो वो लोग मिडिल क्लास के लोग कहलाने लगे, ठीक है। मिडिल क्लास कहां से आई समझ में आया? एरिस्टोक्रेट्स मतलब रूलिंग क्लास के लोग, ठीक है। एरिस्टोक्रेट्स मतलब रूलिंग क्लास के लोग। लीडर बोर्ड अभी दिखेगा बेटा, मैं दिखा रहा हूं, ये लो। देव वंशिका त्यागी, खुशी खुराना, माही उज्जवल, काव्यानंद, सानवी सिंह, अंशिका, अर्पण और जुझार सिंह। स्टैग्नेंट मतलब रुकी रह जाना। आर्टिशियन मतलब क्या है कि जो आर्टिस्ट वगैरह होते हैं, जैसे कपड़ा बुन रहे हैं वो सारा, तो वो आर्टिशियंस है। वेज गैप मतलब लोगों की सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं हुआ, तो चीजें महंगी है और सैलरी कम है, तो लोगों को महसूस होगा ना कि वो इनकैपेबल है, ठीक है। चलो, तो अब जैसे अगर अपन देखें तो ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस, ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस। तो मिडिल क्लास कहां से आई समझ में आया? हाँ, मैं समझा रहा हूं। जैसे क्या हुआ कि थर्ड स्टेट में सारे लोग कौन थे, जैसे अपन ने देखा थर्ड स्टेट में कौन लोग थे, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, लॉयर्स, पीजेंट्स, आर्टिशियंस, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट्स वगैरह, ये भी। तो अभी जो बिग बिजनेसमैन है, बिग बिजनेसमैन कैसे बने? तो बेसिकली उस टाइम पे क्या हो रहा था ना कि ओवरसीज ट्रेड, सी रूट्स वगैरह ढूंढ लिए थे, समुद्र के रास्ते लोगों ने पता लगा लिया कि हाँ इधर इधर से जाते हैं, ऐसे ऐसे जाते हैं, तो ओवरसीज ट्रेड शुरू हुआ। अब ओवरसीज ट्रेड शुरू हुआ मतलब क्या है कि ये लोग यूरोप से निकल निकल के बाहर इंडिया, अमेरिका, यहाँ यहाँ जाने लगे और यहाँ जाके अपना सामान बेचने लगे, गुड्स बेचने लगे। तो गुड्स बेचे तो पैसे कमाए, अब पैसे कमाए तो वो गरीब भी नहीं रह गए, लेकिन वो फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट के लोग भी नहीं खिला रहे थे। तो दो पैसा कमा लिया, लेकिन वो फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट में भी नहीं गए और एकदम गरीब भी नहीं रह गए, तो मिडिल क्लास के लोग बन गए। तो अभी जो मिडिल क्लास जो ग्रो कर रही थी, इस मिडिल क्लास ने लेकिन फिर क्या किया, जब पैसा आया तो उससे शिक्षा ली उन्होंने, दिमाग चला उनका, थोड़ा पढ़े लिखे समझे। तो इस मिडिल क्लास ने क्या किया, दिस ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस। मतलब प्रिविलेज कौन एंजॉय कर रहा था बताओ जरा जल्दी से चैट में एक बार, हु वर एंजॉयिंग प्रिविलेजेस, बताओ प्रिविलेजेस कौन एंजॉय कर रहा था? समझ में आ रहा है ना? एनविसेजेस मतलब कि वो चाहते थे, तो ग्रोइंग क्लास, जो ग्रोइंग मिडिल क्लास थी, उसने ये चाहा कि जो प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं, कौन जो प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग, उन प्रिविलेजेस को खत्म किया जाए, क्योंकि उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था, सारा सब कुछ लैंड वैंड उनके पास, पैसा उनके पास और टैक्स वो ना दे, और हम गरीब और हमसे टैक्स ले रहे हैं। वाह वाह शैम्पी वाह। तो यहां पे वही आपको समझना है कि अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एडवांटेजेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस का मतलब ये है कि जो मिडिल क्लास ग्रो कर रही थी, उन्होंने बोला कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग इतने मजे कर रहे हो तुम लोग, ठीक है, तो तुम्हारे ऊपर क्या करना चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाना चाहिए, ठीक है, तुम्हारे प्रिविलेजेस खत्म होना चाहिए। तो द न्यू मिडिल क्लास इन द थर्ड स्टेट इंक्लूडिंग द मर्चेंट्स, मैन्युफैक्चरर्स एंड प्रोफेशनल्स, ठीक है, दे ग्रू देयर वेल्थ एंड दे एजुकेटेड देमसेल्फ, ठीक है, उन्होंने जो अपने आप को पढ़ाया लिखाया, ठीक है, तो पढ़ने लिखने के बाद उन्हें समझ में आया कि यार इक्वालिटी होना चाहिए ना, थर्ड स्टेट के लोग बेचारे कीड़े मकोड़ों की तरह जी रहे हैं, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो इक्वालिटी होना चाहिए। दे स्टार्टेड एडवोकेटिंग फॉर मेरिट बेस्ड सोसाइटी, तो उन्होंने बोला कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अगर जिसके अंदर कैपेबिलिटी है वो आगे बढ़े, फर्स्ट स्टेट में जो पैदा हो गया उसके मजे ही मजे, जो थर्ड स्टेट में है तो उसको जीवन भर टैक्स ही देते रहना है, ठीक है। तो दे कैंपेन्ड फॉर मेरिट बेस्ड सोसाइटी की जिसके अंदर कैपेबिलिटीज है उसको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, रेदर देन प्रिविलेजेस बाय बर्थ, प्रिविलेजेस बाय बर्थ खत्म होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो मैंने पढ़ा है यही समझो, जैसे मिडिल क्लास थी ना, तो दे वांटेड मेरिट बेस्ड सोसाइटी नॉट प्रिविलेजेस बाय बर्थ। अब ये मिडिल क्लास लोग, जब मैंने बताया कि थोड़े वेल्दी हुए, एजुकेटेड हुए, तो जब वो पढ़ना लिखना सीख रहे थे ना, तो उन्हें इन्फ्लुएंस किया बहुत ज्यादा एनलाइटेंड फिलोसोफर्स ने। मैं आपको पूरी कहानी की तरह बताते चल रहा हूं कि मिडिल क्लास के लोग जब पढ़ लिख रहे थे तो उन्होंने क्या पढ़ा, उन्होंने फिलोसोफर्स के आइडियाज पढ़े। फिलोसोफर कौन होता है? फिलोसोफर मतलब एक वो व्यक्ति जो थ्योरीज देता है, जो आपको देखने सोचने समझने का नजरिया देता है, जिसके
बातों में गहराई होती है, ठीक है, जो डेप्थ समझता है। तो उस फिलोसोफर की लिस्ट में जैसे 3 नाम आपकी बुक में दिए गए, जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो, ठीक है, और मोंटेस्क्यू, ठीक है, जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो और मोंटेस्क्यू। तो जॉन लॉक ने अपनी बुक लिखी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जीन जैक्स रूसो ने लिखी क्या, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मोंटेस्क्यू ने लिखी द स्पिरिट ऑफ लॉज। और इन्होंने अपनी अपनी बुक में क्या किया, अपनी अपनी बुक में बताया, जैसे जॉन लॉक क्या बताते हैं कि गवर्नमेंट बाय कंसेंट होना चाहिए, ठीक है। जो डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंग है ना, उसको उन्होंने रिफ्यूट करा कि राजा कोई भगवान का अवतार नहीं किया, राजा जी, राजा भी इंसान है, सही तरह से काम नहीं करेगा तो राजा को हटाओ, ठीक है, अंधभक्त मत बनो, वैसा। तो वो हो गया। जीन जैक्स रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करी कि गवर्नमेंट कैसे बनना चाहिए, गवर्नमेंट ऐसी बनना चाहिए कि लोग और लोग तय करें कि कौन उनको उनको गवर्न करने वाला है, ऐसा नहीं है कि राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा चलता रहे। मोंटेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर की बात करी अपनी बुक स्पिरिट ऑफ लॉज में। तो मोंटेस्क्यू ने ये बोला कि देयर शुड बी, मतलब पहले क्या होता था कि राजा जो है तो राजा ही सारे निर्णय ले लेगा, राजा ही जज भी बन जाएगा, राजा ही लॉ भी बना देगा, राजा ही एग्जीक्यूट भी कर देगा। लेकिन मोंटेस्क्यू ने बोला अपनी बुक स्पिरिट ऑफ लॉज में क्या कि नहीं, देयर शुड बी सेपरेशन ऑफ पावर। और इसी चीज को फिर अमेरिका ने जब अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई तो उसमें अडॉप्ट किया कि अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग लोग होना चाहिए, जुडिशरी होना चाहिए, ठीक है। और ये देखोगे आप जब आगे कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा ना फ्रांस का, तो मोंटेस्क्यू के इस आइडिया को अडॉप्ट किया उन्होंने। तो इस तरह से जो ग्रोइंग मिडिल क्लास थी, जो प्रिविलेजेस को खत्म करने की बात कर रही थी, वो कहीं ना कहीं एनलाइटेंड फिलोसोफर्स के आइडियाज से इन्फ्लुएंस थी। और उन फिलोसोफर्स के आइडियाज से इन्फ्लुएंस होने के बाद में क्या आपको देखने को मिलता है, ठीक है, उन फिलोसोफर्स के आइडियाज से इन्फ्लुएंस होने के बाद में वो आइडियाज का इंपैक्ट क्या पड़ा, मतलब जब ये फिलोसोफर्स ने अपने आइडियाज दिए लोगों को, लोगों ने पढ़ा जाना समझा, तो द एनलाइटनमेंट आइडियाज सर्कुलेटेड थ्रू सैलून, कॉफी शॉप, बुक्स एंड न्यूज़पेपर, फ्यूलिंग पब्लिक एंगर स्पेशली व्हेन लुईस 16 प्रपोज्ड न्यू टैक्सेस, ठीक है। तो अब जब लोग, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आप वीडियो देख रहे हो जिसमें आपको पता चल रहा है बार बार कि सरकार कितनी निकम्मी हो गई है, ये टैक्स बढ़ा दिया, ये कर दिया, ये देश में ये गड़बड़ चल रहा है, ये गड़बड़ चल रहा है, तो अलग अलग किताबों में पढ़ रहे हैं आप, सैलून्स में पढ़, मतलब सैलून्स में जाके बैठ रहे हैं, आपकी कटिंग हो रही हो तो वो कटिंग करने वाले भैया भी बता रहे हैं तुम्हें पता है ऐसा हो गया, ये पॉलिसी वो पॉलिसी। तो पब्लिक है ना गुस्साई बैठी है, मतलब वही समझ लो यहाँ पे कि पब्लिक गुस्साई बैठी है। अब क्या होता है कि इतने में राजा की तो तिजोरी खाली हो रही थी ना, तो राजा ने क्या प्रपोज कर दिया कि टैक्स बढ़ाना है मुझे। तो पब्लिक ने बोला राजा बजा दे तेरा बाजा। तो दिस एनरेज द क्राउड, ठीक है, इससे क्या हो गया ना, जनता को गुस्सा आई। समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन यही बनता है कि फिलोसोफर्स के आइडियाज ने कैसे एनलाइटनमेंट लाने में, एनलाइटन मतलब कि वाह दिमाग खुल जाना वैसा, ठीक है, तो कैसे फिलोसोफर्स के आइडियाज ने जो है कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों को क्या बोल सकते हैं ना, इक्वेलिटी और उसके लिए या फिर रेवोल्यूशन के लिए प्रेरित किया। तो फिलोसोफर्स ने ये बताया कि एब्सोल्यूट पावर नहीं होना चाहिए। फिलोसोफर्स ने बताया कि डिवाइन राइट क्या बोलते हैं जो है वो गलत है, कि राजा भगवान का अवतार, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट भी किसी फिलोसोफर ने लिखी, तो किसने लिखी बताओ? रूसो, लॉक, मोंटेस्क्यू और नन ऑफ दिस, बताओ। बताओ बताओ बताओ। बोल दूं क्या? ये लो ये पोल आया। क्लियर है? पोल दे दिया बेटा, पोल दे दिया, चेक करो। यहां तक क्लियर है? आपको हाथी का शो देखोगे क्या? अरे अब अपू, अपू हाथी का शो। यार लेकिन इसका लिक्विड खत्म हो जाएगा तो फिर लिक्विड मेले में वापस जाऊंगा तो बंदूक भी दे देगा, बोलेगा कि अकेला लिक्विड थोड़ी मिलता है। बड़ी चिंता का विषय हो गया। मैं एक काम करूंगा ना, वो ऐसे वाले जो बबल वो आते हैं ना जार, उसको खरीद लाऊंगा और उसका लिक्विड इसके डब्बे में डाल दूंगा। ठीक है।
फटाफट आंसर लगाओ, वेरी गुड। द राइट आंसर इज जॉन लॉक। जॉन लॉक ने टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट को लिखा है ना, और जिसमें उन्होंने क्या बात करी है कि राजा जो है डिवाइन राइट्स नहीं है उसके, ठीक है, राजा भगवान का अवतार नहीं होता है कोई, आप उसको क्वेश्चन कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट हो गया। अब आगे बढ़े अगर, तो दी आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, ये टॉपिक आपको दर्शाता है, ये टॉपिक आपको कहां ले जाके खड़ा करेगा, वही जो 14 जुलाई को अपन देख रहे थे ना, कि 14 जुलाई को आखिर ऐसा हुआ क्या कि लोगों ने पत्थर वत्थर मार दिए, किला तोड़ दिया, तो उसके पीछे क्या होता है ये बता रहे हैं। तो सिचुएशन आपको समझ में आ गई, बैकग्राउंड कि थर्ड स्टेट परेशान था, सबसिस्टेंट क्राइसिस की सिचुएशन थी, फिलोसोफर्स और मिडिल क्लास जो थी उसने माहौल को टाइट बना के रखा था कि बस रिवॉल्यूशन करना ही है। अब उसी बीच में क्या होता है ना कि राजा ने एक प्रपोजल दिया, किस चीज का प्रपोजल दिया, कि राजा है ना टैक्स बढ़ाना चाह रहा था। ये क्या कहानी है सर, मैं समझाता हूं, देखो। तो 1789 में ना एक मीटिंग होती है, स्टेट्स जनरल की मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल इन 1789। अब ये स्टेट जनरल की मीटिंग क्या है बाबू, स्टेट जनरल की मीटिंग जो है तो ये दर्शाती है कि स्टेट जनरल की मीटिंग जो है ये दर्शाती है कि जो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट है, तीनों स्टेट को के लोगों को बुलाया जाता था, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को, और उनको बुला के ये डिस्कस किया जाता था कि अगर टैक्स बढ़ाना है ना तो उसके लिए क्या है, टैक्स बढ़ाने के लिए तीनों स्टेट्स को बुलाया जाता था, ठीक है। तो ये मीटिंग कई सालों बाद हो रही थी, 200 सालों बाद हो रही थी, क्योंकि बहुत समय से टैक्स बढ़ाया नहीं था, लेकिन अब तिजोरी खाली हो रही थी तो राजा को टैक्स बढ़ाना था, उसने मीटिंग बुलाई, स्टेट जनरल की मीटिंग, तीनों स्टेट्स के लोग आए। लेकिन समस्या क्या थी ना कि कैसे लोग आए, तो तीनों स्टेट में जैसे अगर आप देखोगे तो जो प्रपोर्शन में लोग आए ना, जैसे फर्स्ट स्टेट के कितने 300 लोग आए, सेकंड स्टेट के 300 लोग आए, और थर्ड स्टेट के 600 लोग आए। लेकिन क्या है कि वोटिंग का जो परसेंटेज है ना वो सबका बराबर ही रहेगा। समझ में आ रही कि थर्ड स्टेट के लोग डबल हैं, फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट दोनों को मिला दोगे, फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट दोनों को मिला दोगे, उसके बावजूद भी क्या है ना, थर्ड स्टेट के लोग जो है दोनों को मिला के जितने हो रहे हैं उतने थर्ड स्टेट के लोग हैं, लेकिन वोटिंग सबको बराबर दी जाएगी। तो इससे क्या हुआ ना, इससे आपको क्या देखने को मिलता है, इससे ये देखने को मिलता है कि थर्ड स्टेट के लोगों को ऐसा लगा कि यार हमारे साथ तो गलत हो रहा है, ठीक है, लीडर बोर्ड भी पढ़ूंगा, रुक जाओ, हमारे साथ तो गलत हो रहा है, ठीक। तो यहां पे वही समझना है कि जब स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई, और इस मीटिंग में क्या होना था, वोटिंग सिस्टम क्या दिया गया, इक्वल वोटिंग सिस्टम नहीं दिया गया, 1 वोट पर स्टेट का वोटिंग सिस्टम दिया गया। 1 वोट पर स्टेट का वोटिंग सिस्टम मतलब क्या है कि हर स्टेट को एक ही वोट दिया जाएगा। अब जब हर स्टेट को एक ही वोट दिया जाएगा तो थर्ड स्टेट के जो 600 रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे उन्हें ऐसा लगा कि यार गजब बेइज्जती है, ठीक है, कमाल आदमी हो यार। क्यों? क्योंकि इक्वल वोटिंग राइट दो ना, अगर हमारे लोग तुमने ज्यादा बुलाए तो हमें उस प्रपोर्शन में ज्यादा वोट मिलना चाहिए, मतलब हर व्यक्ति को एक एक वोट मिलना चाहिए। इनने क्या कर दिया, एक स्टेट को एक वोट, दूसरे स्टेट को दूसरा वोट, तीसरे स्टेट को एक वोट, है ना। लेकिन तीसरे स्टेट में अगर लोग ज्यादा है तो उनका वोटिंग परसेंटेज भी ज्यादा होना चाहिए, फाइन। तो अब क्या है कि राजा ने मना बोल दिया कि मैं कोई वोटिंग परसेंटेज वगैरह बदलूंगा नहीं, ऐसे ही रहेगा। तो थर्ड स्टेट के लोगों ने बोल दिया लहर है, ठीक है, लात मारते हैं हम तुम्हारी स्टेट जनरल की असेंबली को, और थर्ड स्टेट के लोग बाहर निकल आए, ठीक है। थर्ड स्टेट फॉर्म्स दी नेशनल असेंबली, तो थर्ड स्टेट के लोग बाहर निकल आए, पूरा पिक्टोरियल तरीके से समझा रहा हूं ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी रहे। तो थर्ड स्टेट के लोग बाहर निकल आए और उन्होंने बोल दिया कि हम शपथ लेते हैं, मतलब खाते पीते जो भी है, हम शपथ लेते हैं क्या, कि हम जब तक अब अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेंगे ना, हम घर नहीं जाएंगे। तो थर्ड स्टेट के लोग फिर क्या है, एक टेनिस कोर्ट था, उस टेनिस कोर्ट में इकट्ठे होते हैं, वहां पे बैठ के वो क्या करते हैं, वहां पे बैठ के वो ओथ लेते हैं। क्या ओथ लेते हैं कि अब हम नेशनल असेंबली बना रहे हैं। पावर शिफ्ट समझना, अभी मैं चैप्टर में रिकैप करवाऊंगा कि अभी तक स्टेट जनरल की सिस्टम चल रहा था, ठीक है, स्टेट जनरल का सिस्टम चल रहा था। स्टेट जनरल से अब पावर शिफ्ट किसके पास होगी, नेशनल असेंबली, है ना। स्टेट जनरल से पावर शिफ्ट हो जाएगी नेशनल असेंबली के पास, स्टेट जनरल से पावर शिफ्ट होगी नेशनल असेंबली के पास। तो अभी तक जो स्टेट जनरल का सिस्टम चल रहा था, नाउ दैट स्टेट जनरल इज शिफ्टिंग पावर टुवर्ड्स नेशनल असेंबली। और अब ये नेशनल असेंबली ने शपथ ले ली कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, और ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम शुरू भी करते हैं। इस नेशनल असेंबली को लीड कर रहे थे फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के कुछ लोग, जैसे अबेसियस और मिराबियो, जो चाहते थे, जो अच्छे लोग थे फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट के, जो चाहते थे कि नहीं यार सबको बराबर पावर मिलना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस मीटिंग को लीड किया, उन्होंने इस मीटिंग को लीड किया नेशनल असेंबली की, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चालू रखा। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं,
लेकिन इसी बीच में क्या होता है ना, इसी बीच में जैसे अगर आप देखोगे तो 14 जुलाई 1789, 19 नहीं भाई 17 है, 14 जुलाई 1789 का इवेंट हो जाता है। ये इवेंट क्यों होता है मैं बताता हूं आपको। अब सारे लोग टेनिस कोर्ट पे बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम चल रहा है, ठीक है, लेकिन कंट्री में जैसे मैंने आपको बताया कि सबसिस्टेंस क्राइसिस वाली सिचुएशन थी, तो सबसिस्टेंस क्राइसिस वाली सिचुएशन के चलते क्या है कि कंट्री में वैसे ही क्या है, रिसोर्सेस की कमी थी, खाने की कमी थी, महंगाई अलग बढ़ रही थी। अब महंगाई अलग बढ़ रही थी और जो ब्रेड शॉप्स वगैरह होते थे वहां पे अधिकतर लड़ाइयां वगैरह हो जाती थी, कुछ भी हो जाता था। इसी बीच में ऐसी खबर फैल गई कि राजा ने क्या करा ना, अपने सैनिक लोगों को शहर में पहुंचा दिया है। शायद अफवाह फैली बस कि शायद सैनिक लोग जो हमें कब्जा करने वाले, मारने वाले, पीटने वाले हैं। तो इस अफवाह के चलते लोगों ने क्या सोचा इसके पहले कि सैनिक हम पे धप्पा करें, हम उन्हें रिवर्स कर देते हैं। तो इसके पहले कि सैनिक इसलिए आए भी नहीं थे, सैनिक तो इसलिए आए थे कि क्योंकि सबसिस्टेंस क्राइसिस वाली सिचुएशन है, तो देवर जस्ट ऑन दी नॉर्मल ड्रिल ऑन दी रोड्स, ठीक है, कि देख रहे थे क्या चल रहा है, कहां चल रहा है। लेकिन लोगों ने सोचा कि सैनिक हमारे ऊपर कब्जा करना है, तो लोगों ने बोला कि अपन इकट्ठे हो जाओ और हमला, और बेस्टाइल फोर्ट्रेस प्रिजन की तरफ हमला कर दिया। और उसी के चलते 14 जुलाई 1789 के दिन द इवेंट ऑफ स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल प्रिजन टुक प्लेस, ठीक है, वो प्रिजन को, जेल को तोड़ ताड़ दिया पूरा तरह से, ठीक है। फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है। अब क्या होता है कि जब उन्होंने हमला करा तो किले पे हमला कर दिया, राजा के पसीने छूट गए, राजा को लगा कि अब तो किला तोड़ा है, मुझे भी तोड़ देंगे, बहुत मारेगी जनता। तो राजा ने खुद ये बोल दिया कि ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे मत मारना, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे मत मारना, ठीक है, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी ना, उस नेशनल असेंबली के बनते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को राजा ने बोल दिया हाँ मैं मान लूंगा, मैं मान लूंगा, मुझे मत मारना, मैं तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है। तो इस पूरे इवेंट का द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन में तुम्हें समझाया ना कि वोटिंग के लिए मतलब टैक्स बढ़ाने के लिए स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई, वोटिंग सिस्टम लोगों को पसंद नहीं था, चेंज करने की बात करी, राजा ने मना बोल दिया, तो लोग बाहर निकल के नेशनल असेंबली बना लेते हैं। और उसी समय पे जब नेशनल असेंबली अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम कर रही थी, उसी समय पे मतलब कह सकते हैं बेस्टाइल फोर्ट्रेस प्रिजन पे हमला होता है और उसके चलते शहर में अफरा तफरी मचती है। किंग वॉज फोर्स टू एक्सेप्ट कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन मान लूंगा, और फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब क्या, एक ऐसा सिस्टम जहां पे राजा तो है लेकिन राजा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा, ठीक है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का आउटकम क्या रहा, लुइस 16 रिकॉग्नाइज द नेशनल असेंबली कि मैं मानता हूं ये नेशनल असेंबली बढ़िया है, इसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और इस कॉन्स्टिट्यूशन को मैं एक्सेप्ट करूंगा। तो अगला टॉपिक वही है कि फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। समझ गए ना, फ्लो समझ में आ रहा है चैप्टर का फ्लो, जल्दी बताओ। संदीप भैया के 10 के कमेंट्स पूरे हो गए, करेंगे भाई, उसकी भी कुछ व्यवस्था करते हैं। अब अपना को कुछ थोड़ी उनको पढ़ाना है, नहीं पढ़ाया ना चमगादड़ बना देंगे बच्चे तुम्हें, ठीक है, क्लियर हुआ। मेरे बर्थडे में भी समय है बेटा, आज कितनी तारीख हो गई, ओए समय पता ही नहीं चलता यार, आज 9 तारीख हो गई, एक महीने से भी कम बचा है मेरे हैप्पी बर्थडे टू यू में। चलो ठीक है, कहानी कनेक्ट हो रही है, जल्दी बताओ। हाँ पानी पियो सब, तुम भी, मैं भी पीता हूं। कहानी कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं, यस और नो पहले बताओ। अब फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पे आते हैं अपन। टिथ और टेल दो तरह के टैक्स होते हैं। टिथ मतलब क्या है कि 1/10 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस टू बी पेड टू द चर्च, ठीक है। तो जो चर्च को टैक्स जाता था वो टिथ होता था, और टेल इनडायरेक्ट टैक्स जो गुड्स वगैरह में जैसे टबैको, सॉल्ट वगैरह इसमें इंक्लूडेड रहता था, ठीक है।
चलो शुरू करें आगे। तो फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। इसमें क्या बताया गया है कि राजा ने एक्सेप्ट कर लिया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन मानेगा। अब राजा ने जब एक्सेप्ट कर लिया तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गई है। ठीक है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया जा रहा था नेशनल असेंबली के द्वारा यहां पे, तो उस नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बना के रेडी कर लिया 1791 में। अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारी चीजें थी, जैसे सेपरेशन ऑफ पावर दिया गया था। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन का कंसेप्ट था, ये अभी आपको समझाता हूं क्या था। ठीक है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इट स्टार्ट्स विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन। मेन एंड सिटीजन, मेन एंड सिटीजन। विमेन कहां है? महिलाओं को अधिकार नहीं दिया। अभी महिलाओं का भी सेगमेंट आएगा जब पढ़ेंगे अपन डिटेल में, और है ना। तो क्या हो रही है कहानी देखना। तो जो नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम चालू कर चुकी थी 1789 में, तो उन्होंने 3 साल के अंदर अंदर अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया बेहतरीन, और राजा ने वो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया। तो द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट्स विद द डिक्लेरेशन, क्या? डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। तो ये डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, मैन ही है, मैन नहीं है, मैन एंड सिटीजन। तो इसमें क्या है, सारे अधिकार बताए गए। 17 राइट दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, बुक में है, या पढ़ना एक बार। 17 राइट दिए गए, कोई राइट पूछता नहीं, लेकिन ये सारे राइट्स दिए गए। विमेन को राइट्स नहीं थे यहाँ पे, है ना। इस कॉन्स्टिट्यूशन के चलते क्या है कि कंट्री को एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन में डिवाइड किया गया। एक्टिव सिटीजन कौन होंगे? तो एक्टिव सिटीजन वो हैं दोज हु आर एंटाइटल्ड टू वोट, जिनको वोटिंग राइट मिला है। और इनको क्यों वोटिंग राइट मिला? क्योंकि ये मेल है, 25 साल के ऊपर के मेल हैं, और 25 साल से ऊपर के वो मेल जो 3 दिन के लेबर का वेज, जैसे अगर मान लो एक लेबर 3 दिन में 300 रुपए कमाता है ना, 100 रुपए रोज अगर कमाता है मान लो, तो 300 रुपए का जो टैक्स पे करेंगे कम से कम महीने में, उन लोगों को ही वोटिंग राइट दिया जाएगा। मतलब अमीर, ठीक है, मतलब अमीर 25 साल के पुरुष, इन्हीं को वोटिंग राइट दिया गया, और इन्हें कहा गया है एक्टिव सिटीजन्स। समझ गए? एक्टिव सिटीजन थे, और बाकी बच्चे, महिलाएं, और वो पुरुष जो गरीब थे, जो 3 दिन का टैक्स नहीं पे कर रहे थे, वो सब पैसिव सिटीजन्स कहलाए। they had no voting rights. About 3 million men, women, children and youth below 25 years were under this category. वो सारे के सारे लोग पैसिव सिटीजन्स वाली कैटेगरी में आते थे। वो सारे के सारे लोग पैसिव सिटीजन्स वाली कैटेगरी में आते थे। एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स क्लियर है? बताओ, एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स, इज दैट क्लियर? एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स क्लियर है? जल्दी बताइए, एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स क्लियर है? क्लियर है ना? चलो तो ये कहानी हो गई। अब अगर अपन देखें तो एक और चीज क्या थी कि जैसे अगर आप देखोगे तो ये सेपरेशन ऑफ पावर थी। अब जुडिशरी एक बनाई गई, एक एग्जीक्यूटिव, मतलब जो राजा रहेगा, लेकिन राजा अकेला काम नहीं करेगा। एक लेजिस्लेटर, मतलब इलेक्टर्स रहेंगे जो वोट देंगे, और वो लोग नेशनल असेंबली को सिलेक्ट करेंगे। मतलब जो ज्यादा टैक्स पे करेगा वो ऊपर जाता चले जाएगा। ठीक है, और ये नेशनल असेंबली राजा को कंट्रोल करेगी। राजा जो है तो निर्णय को लागू करने का काम करेगा। तो सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिल रहा था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देश चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया फ्रांस। अगला सवाल, व्हाट डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 बिगिन विथ? तो ये तो इजी अभी बताया मैंने, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन, है ना, मेन एंड सिटीजन। चलो लीडर बोर्ड पढ़ देता हूं एक बार, फिर उसके बाद अगले टॉपिक पे चढ़ेंगे। पहले वाले क्वेश्चन की लीडर बोर्ड ऐसे है, देव वंशिका त्यागी, ये तो पढ़ दिया था। दूसरे वाले उसका लीडर बोर्ड है अनन्या पीयूष कुमार, काशवी तिवारी, तनुप्रिया, दिगराज सिंह, अरे सोहम कोले, नक्षिता, खुशी, माही और मान्या। लड़कियां जीत गई भाई साहब। चलो तो अब क्या हो रहा है देखो, फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ। रेवोल्यूशन के बाद में राजा ने कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट एक्सेप्ट किया, तो फ्रांस बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनने के बाद में आगे क्या होता है वो समझना। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनने के बाद में फ्रांस जो है मोनार्की को पूरी तरह से अबॉलिश करेगा। अबॉलिश करना मतलब मोनार्की को खत्म ही कर देंगे। राजा से बोल देंगे बेबी तू जा, ठीक है। तो मोनार्की को पूरी तरह से खत्म करेगा फ्रांस, और फ्रांस अपने आप को रिपब्लिक बनाता है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है बाबू? रिपब्लिक का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम, ठीक है, अ सिस्टम वेयर हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट, स्टेट मतलब राज्य है ना, मतलब कंट्री, हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड
हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन, है ना। हेड ऑफ द स्टेट एक इलेक्टेड पर्सन होगा, उसे क्या कहा जाएगा, रिपब्लिक कहा जाएगा। उस सिस्टम को रिपब्लिक सिस्टम कहा जाता है, ठीक है, उस सिस्टम को रिपब्लिक सिस्टम कहा जाता है। तो आ जाओ इधर। अब अगर जैसे अपन देखें तो क्या हो रहा है, फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक, कि फ्रांस मोनार्की को पूरी तरह से खत्म करके अब रिपब्लिक बनेगा, ठीक है। वो राजा था ना जो जिसके गले में अभी कॉन्स्टिट्यूशन बांध दिया था, राजा ने बोला था मारो मत मारो मत, वो राजा बदमाश था। कैसे बदमाश था मैं आपको बताता हूं। तो लुईस 16 जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गया तो उसको ऐसा लग रहा था कि ये नेशनल असेंबली वाले मेरी पावर पे कंट्रोल लगाते हैं, मैं अभी इनको बताऊंगा। तो मेरी पावर पे कंट्रोल लगाते मैं इनको भी बताऊंगा। तो लुईस 16 ने क्या किया ना, उसने सीक्रेटली प्लान किया विथ प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया, ठीक है। प्रूशिया कौन है, एक पड़ोसी राज्य, और ऑस्ट्रिया कौन है पता है, ऑस्ट्रिया ससुराल है लुईस 16 का, ठीक है, क्योंकि मैरिया एंटोनेट वहीं से थी, ऑस्ट्रिया से। तो लुईस 16 ने सीक्रेटली प्लानिंग करना शुरू कर दी कि सुनो मेरी बात ससुर जी, तुम्हें है ना आर्मी को पहुंचाना होगा, और तुम मेरे देश में आर्मी पहुंचा देना फ्रांस में, और ये नेशनल असेंबली की तो अच्छी पिट्टी कर देना, ठीक है, ताकि हमारा देश मतलब फ्रांस में वापस मेरे पास पावर आ जाए। तो लुईस 16 ऐसी सीक्रेट प्लानिंग कर रहा था टू ओवरथ्रो दी नेशनल असेंबली, फाइन। लेकिन ये प्लानिंग पता चल गई नेशनल असेंबली को पहले ही। तो नेशनल असेंबली ने बोला कि मत कर लाला मत कर, ठीक है, ना करिए जनाब ना करिए। और नेशनल असेंबली ने क्या कर दिया, नेशनल असेंबली ने उसके पहले की प्रूशिया और ऑस्ट्रिया लुईस 16 के सपोर्ट में आती फ्रांस में, नेशनल असेंबली ने ही वॉर डिक्लेयर कर दी प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के ऊपर। तो नेशनल असेंबली ने वॉर डिक्लेयर करी। इस वॉर में क्या होता है कि पिटाई कर देते हैं प्रूशिया और ऑस्ट्रिया की, और प्रूशिया ऑस्ट्रिया को हरा देती है नेशनल असेंबली। अलग अलग जगह से लोग वॉलेंटियर बन के निकलते हैं, वॉर में लड़ते हैं, फ्रांस को जिताते हैं, नेशनल असेंबली को जिताते हैं, और नेशनल असेंबली अल्टीमेटली जीतता है। तो यहाँ पे वही बताया गया कि नेशनल असेंबली डिक्लेयर्ड वॉर ऑन प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया, ठीक है। और जैसे मैंने बताया ना अलग अलग जगह से लोग निकलते हैं और वॉलेंटियर करते हैं लड़ाई में लड़ने के लिए। तो वैसी मर्सिलीज जो प्रोविंस थी, तो मर्सिलीज प्रोविंस से जो लोग निकले तो वो गाना गाते हुए निकले, तो उस गाने का नाम रख दिया मर्सेल्स। मर्सेल्स प्रोविंस से लोग गाना गाते हुए निकले, तो उस गाने का नाम रख दिया मर्सिलीज, ठीक है। एंड दिस सॉन्ग वाज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट डे इजल, ठीक है, रॉबर्ट डे इजल। तो इन व्यक्ति ने ये सॉन्ग को कंपोज किया था, और यही सॉन्ग क्या बन गया, सिंबल ऑफ पैट्रियोटिज्म बन गया, और लेटर ऑन दिस सॉन्ग बिकेम दी नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। ये फ्रांस का नेशनल एंथम बन गया। सिंपल है, मर्सेल्स प्रोविंस से गाते हुए निकले थे, इसीलिए उसका नाम मर्सेलीज रख दिया, ठीक है, उस गाने का नाम, और वो आज वहां का नेशनल एंथम है। खैर, गाते बजाते हुए और इसको प्रूशिया और ऑस्ट्रिया को धोते पीते हुए, ठीक है, लोग जो है तो वो जीत जाता है, फ्रांस जीत जाता है। ये रेवोल्यूशनरी टाइम पीरियड था, रेवोल्यूशनरी वॉर्स जो चल रही थी। इन वॉर्स के चलते अल्टीमेटली क्या हुआ कि अब उन्होंने राजा से बोला, लुईस 16 हैंड्स अप, तुम्हारा समय खत्म हुआ। मतलब उन्होंने ऐसा बोल दिया, हैंड्स अप लुईस 16, हिलने की कोशिश मत करना। क्यों? क्योंकि तुम पकड़े गए हो। प्रूशिया क्या है, वेरी गुड क्वेश्चन। जो आज जर्मनी है ना, वो एक समय पे एक प्रूशियन एम्पायर हुआ करता था, ठीक है। आज जर्मनी जो है वो एक प्रूशियन एम्पायर हुआ करता था, एक पूरा क्षेत्र हुआ करता था, ठीक है। हाँ मतलब फ्रेंच आती होती मेरे को तो मैं आज फ्रांस में जाके फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं पढ़ा देता है। एक होशिता नहीं, होशिता होशिता एम होशिता नाम से एक बच्चा बच्ची है जो भी है, रॉबर्ट डी लेयल ले आयल, रॉबर्ट डी लायल, ऐसा कुछ, रॉबर्ट दे लायल, हाँ मतलब स्पेलिंग याद कर लेना तुम इसकी, रॉबर्ट डी ले आयल, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, समझ में आ रही ना कहानी एक एक से। तो लुईस 16 के सीक्रेट प्लान को फ्लॉप करते हुए नेशनल असेंबली ने वॉर डिक्लेयर करी, वॉर डिक्लेयर करने के बाद में जीतते भी हैं। अब क्या है कि लोगों को ये रियलाइज हुआ कि अब राजा को तो कॉलर पकड़ के ले जाएंगे, जेल में डाल दिया राजा को। तो अब लेकिन क्या है, लोगों को ऐसा लग रहा था कि अभी भी क्या है, जैसे वोटिंग राइट वगैरह क्या है ना, थर्ड स्टेट के रिच मेंबर्स के पास ही था, सबके पास वोटिंग राइट नहीं था। तो लोगों को ये रियलाइज हुआ कि रेवोल्यूशन शुड बी कैरीड ऑन, ठीक है। तो लोगों ने और पॉलिटिकल क्लब्स बनाए, देयर वाज राइज ऑफ पॉलिटिकल क्लब्स, और पॉलिटिकल क्लब्स वगैरह बन रहे थे, और बहुत सारे ग्रुप्स वगैरह बन रहे थे। तो जब ये और बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स और ग्रुप्स वगैरह बन रहे थे ना, तो इनमें एक ग्रुप जो बहुत प्रोमिनेंट और फेमस हुआ वो था
द जैकोबिन क्लब। ठीक है, जैकोबिन क्लब एक ग्रुप जो था वो प्रोमिनेंट रूप से निकल के आया, फेमस हुआ। इस ग्रुप का लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर। ध्यान रखना, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर जो था, और जैकोबिन क्लब की खासियत क्या थी, तो सेंट जैकब की बिल्डिंग में बना, इसीलिए उसका नाम रख दिया जैकोबिन क्लब। बहुत लॉजिक नहीं लगाते, मर्सेल से गाना गाते हुए निकले, गाने का नाम मर्सलीस। सेंट जैकब की बिल्डिंग में, उस कॉन्वेंट की बिल्डिंग में क्लब बना था ये, तो उस क्लब का नाम रख दिया जैकोबिन क्लब। ठीक है, अब जैकोबिन क्लब का लीडर जो था मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर, ये बड़ा ही खूंखार सा आदमी था। ठीक है, लेकिन विशेषता यह थी कि जैकोबिन क्लब में अधिकतर जो मेंबर थे ना, तो दे रिप्रेजेंटेड दी पुअर क्लासेस लाइक शॉपकीपर्स एंड वर्कर्स। तो जैकोबिन क्लब में बहुत सारे लोग थे और अधिकतर लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग थे। और ये जैकोबिन क्लब के लोग जो है ना, ये इनका कपड़ा भी, पहनने का स्टाइल भी अलग था, ताकि अपने आप को दूसरे लोगों से डिफरेंशिएट कर पाए। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता था, सैन क्लूटोस कहा जाता था। सैन क्लूटोस का मतलब दोज विदाउट नी ब्रीचेस। मतलब जैसे जो राजा वाजा होते थे, तो राजा क्या करते थे, जैसे तुम देखोगे ना, ये देखो, तो जो राजा वगैरह होते थे वो ऐसे नी ब्रीचेस पहनते थे, ये दिख रहा है, ये इन्हें नी ब्रीचेस कहा जाता है। जो ऐसे हाई बूट्स टाइप के रहते हैं ना, हाई बूट्स, ये हाई बूट्स टाइप के जो रहते हैं, ये इन्हें नी ब्रीचेस कहा जाता है। ठीक है, लेकिन सैन क्लोटोस का मतलब क्या है कि दोज विदाउट नी ब्रीचेस। तो ये लंबी लंबी पैंटे पहनते थे। ठीक है, लंबी लंबी पैंटे पहनते थे जो स्ट्रिप्स में रहती थी। विमेन भी ऐसी स्कर्ट पहनती थी जो स्ट्रिप्स में कलर रहता था जिनके, है ना। तो लॉन्ग ट्राउजर पहनते थे सैन क्लूटोस। और ये सैन क्लूटोस के लोग जो थे, जैकोबिन क्लब के जो मेंबर थे, जिन्हें सैन क्लूटोस कहा जाता था। ठीक है, इनका सिंपल एक नारा था कि वोटिंग राइट सबको मिले, जो नोबल्स के पास में पावर है वो पावर खत्म हो। और ये रेड कैप पहनते थे, अधिकतर जो स्लेव्स रहते थे, तो रेड कैप पहनना मतलब आजाद होना दर्शाता था। तो रेड कैप वाज वॉर्न बाय दी पीपल हु बिकेम फ्री, जो स्लेव्स आजाद हो जाते थे। अब क्या होता है कि ये जैकोबिन क्लब की धीरे धीरे पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ती चली जाती है कि जो क्या बोलते हैं, पैलेस ऑफ ट्यूलेरिस एक किला था, वहां पे राजा को रख के रखा था। तो ये लोग वहां पहुंच जाते, हमला करते और बोलते राजा को तो अब सजा होना चाहिए, ऐसा करके। और 1792 विद इन अ ईयर आपको देखने को मिलता है कि जो खाने वाने की कमी थी, तो उसके चलते क्या है कि एक विद्रोह सा बढ़ता है। नेशनल असेंबली के अगेंस्ट में भी लोग आवाज उठा देते हैं और एक इलेक्शन फिर से करवाया जाता है। अब इलेक्शन जो करवाया जाता है, तो इस इलेक्शन में वोटिंग राइट दी जाते गरीब को भी। ठीक है, थर्ड स्टेट के लेस प्रॉस्परस सेक्शन को भी। ठीक है, ऑल मेन अबाउट 21 ईयर्स। अब वो एक्टिव सिटीजन पैसिव सिटीजन वाला कंसेप्ट गया। हर वो मेन जो 21 साल से ऊपर का है, उस मेन को क्या दिया जाएगा, वोटिंग राइट दिया जाएगा। और वोटिंग देने के बाद में, जब इलेक्शंस के बाद में रिजल्ट आया, तो जैकोबिन क्लब भारी जीत के साथ विजेता घोषित होता है। और जैकोबिन क्लब के जो मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर थे, तो मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर को आप लीडर बनाएंगे, लेकिन जो राजा तुमने बचा के रखा था जिंदा, उस राजा का क्या करोगे। तो मतलब जो सरकार बनेगी, उस सरकार का नाम था कन्वेंशन। मैं पूरा रिकैप करवाते चल रहा हूं, शॉर्ट में कनेक्ट करवाते चल रहा हूं, एक एक चीज कवर कर रहे हैं अपन। हाँ, तो क्या हो रहा है कि कन्वेंशन जो था, तो कन्वेंशन क्या था, ये कन्वेंशन जैसे किधर गया, फिर से एक बार जैसे बताऊं मैं तुम्हें, कैसे बताऊं, यहां पे रेन ऑफ टेरर के ऊपर लिखता हूं। जैसे सबसे पहले क्या था, नेशनल असेंबली रूल कर रही थी, नहीं, सबसे पहले स्टेट जनरल, है ना, स्टेट जनरल हटता है। और आउटब्रेक ऑफ मतलब जैसे आप देखते हैं ना, वो जो प्रपोजल रखते हैं वोटिंग राइट बढ़ाने का है, वो तो लोग नहीं मानते और लोग वॉकआउट करके फिर नेशनल असेंबली बनाते हैं। तो नेशनल असेंबली बनाई जाती है, लेकिन इस नेशनल असेंबली के भी अगेंस्ट जाके क्या होता है, मतलब नेशनल असेंबली जो बनाई जाती है, तो नेशनल असेंबली में भी इक्वल वोटिंग राइट नहीं था सबको। तो उस इक्वल वोटिंग राइट की डिमांड को और एग्रेसिवली पुश करते हुए लोग क्या करते हैं, और एग्रेसिवली पुश करते हुए नेशनल असेंबली की भी डिमांड को एग्रेसिवली पुश करते हुए जो जैकोबिन क्लब था, उसकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ती है। और जब वो इलेक्शन करवाते हैं, तो इलेक्शन करने का जब जीतते हैं, तो वो जो सरकार बनवाएंगे, उस सरकार को उन्होंने क्या नाम दिया, कन्वेंशन। तो कन्वेंशन की गवर्नमेंट बनती है। और ये जो कन्वेंशन की गवर्नमेंट बनती है ना, तो ये कन्वेंशन की गवर्नमेंट क्या करती है, मोनार्की को अबॉलिश करती है और बोलती है जो राजा तुमने जिंदा बचा के रखा है, उस राजा को लटका दो। तो 21 जनवरी 17 हो गया, 19 हो गया, जगह जगह यार, एआई ने थोड़ा कुछ गलत ले लिया हमसे, 17 ठीक है। तो 21 जनवरी 1793 में उस राजा को उसकी बीवी के साथ एग्जीक्यूट कर दिया था। तो लुइस 16 वाज एग्जीक्यूटेड फॉर टियरसन। क्यों, क्योंकि उसने इधर प्लानिंग करी थी ना कि आओ ससुर जी हमला कर दो। तो लुइस 16 वाज एग्जीक्यूटेड फॉर टियरसन ऑन 21 जनवरी 1793। क्वीन मैरिया एंटोनेट
एग्जीक्यूटेड सून आफ्टर। तो मैरी एंटोनेट को भी बोला कि तुम यहाँ के लिए क्या करोगी, जाओ तुम्हारे पति के पास, तो उसको भी फांसी दे दी। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि ये पूरा फ्रांस मोनार्की को अबॉलिश करता है, खत्म करके, और फ्रांस रिपब्लिक बनता है। तो जो कन्वेंशन गवर्नमेंट बनती है वो अपने आप को रिपब्लिक डिक्लेयर करती है। रिपब्लिक मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां पे हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड पर्सन रहेगा। क्लियर हुआ यहां तक? बताओ, कहानी क्लियर है? अभी लास्ट में एक बार पूरा रिकैप करवाऊंगा। कहानी क्लियर है? जैकोबिन क्लब क्या है? एक ग्रुप है। शौर्य, जैकोबिन क्लब एक ग्रुप है। ये ग्रुप किसके द्वारा बनाया गया? जैकोबिन क्लब एक ग्रुप है। ठीक है, जैकोबिन क्लब क्या है? तो इट इज अ टाइप ऑफ ग्रुप। ठीक है, जैकोबिन क्लब एक तरह का ग्रुप है। जैसे अलग अलग पॉलिटिकल क्लब्स बन रहे थे, तो वैसे ही एक पॉलिटिकल क्लब था, एक ग्रुप था। ठीक है, टियरसन मतलब देशद्रोह। देशद्रोह का आरोप डाला गया किसके ऊपर? लुइस 16 के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो देश तो उस समय नेशनल असेंबली चला रही थी ना, और तुम नेशनल असेंबली के अगेंस्ट में जाके प्रूशिया और रशिया से ऑस्ट्रिया से प्लानिंग कर रहे हो कि आ जाओ हमला कर दो हमारे देश पे, मुझे बचा लो ससुर जी। ठीक है, समझ में आया? बताओ। बता दो भाई। 8 बजे कल से क्लास। पिकाचू से मिलना है क्या तुम्हें? पिकाचू से मिलवा दूंगा। विमेन क्लब पे भी आ रहे, पहले तुम यहां तक का तो बताओ। कल क्लास 8 बजे होगी, कल से क्लास अपनी 8 बजे। जाओ पिकाचू बच्चों को बोल के जाओ, कल से क्लास 8 बजे होगी। समझ में आ गया सबको? ठीक है, ये भी तो मुझे क्लास 8 बजे सबको 8 बजे। ये भी तो- ठीक है, नोबल की पावर क्या थी? रोबिस्पायर जो था, मैक्सिमिलियन रोबिस्पायर लीडर था जैकोबिन क्लब का। ठीक है, जैकोबिन क्लब का लीडर था मैक्सिमिलियन रोबिस्पायर। अब देखो क्या होता है, तो यहां तक समझ में आ गया कि पावर अब किसके पास आ गई? सारी पावर पलटी पलटी मारते मारते मैक्सिमिलियन रोबिस्पायर के पास पावर आ गई। अब ये जो मैक्सिमिलियन रोबिस्पायर था, तो ये मैक्सिमिलियन रोबिस्पायर क्या कर रहा था भाई साहब? रेन ऑफ टेरर। ठीक है, रेन ऑफ टेरर वाला टॉपिक समझना, रेन ऑफ टेरर 1793 टू 1794। ठीक है, पॉलिसी अंडर रोबिस्पायर। तो जब एक साल ही इसने रूल किया, एक तरह से मैक्सिमिलियन रोबिस्पायर ने एक साल ही रूल किया, लेकिन इस एक साल के रूल को रेन ऑफ टेरर कहा गया। आतंक का रेन मतलब बारिश वाला रेन नहीं, रेन मतलब जैसे बोलते हैं ना, रेन ऑफ महाराणा प्रताप, रेन ऑफ अकबर। तो रेन मतलब उनका टाइम, उनका समय। तो रेन ऑफ टेरर यानी कि जो एक साल 1793 से 1794 तक रूल किया ना मैक्सिमिलियन रोबिस्पायर ने, उस साल में इसने बहुत आतंक मचा दिया। क्यों? क्योंकि ये पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड कह सकते हैं ना पनिशमेंट फॉलो कर रहा था, जिसके चलते कोई इसके अगेंस्ट बोलता था उसको पकड़ के सजा दे देता था। इसने एक डिवाइस बनवाई थी, पता है? एक डिवाइस बनाई थी इसने, एक बुलेटिन। ठीक है, तो बुलेटिन डिवाइस क्या थी पता है? एक ऐसे दो पोल होते थे, कैसा चल रहा है पेन? ठीक है, ऐसे दो पोल होते थे, और इस पोल में ऐसा एक आदमी को लेटा दो, लेटाने के लिए यहाँ पे एक ऐसा हेड का कटआउट रहता था। अब जैसे ये इंसान है, ठीक है, ये इंसान है मान लो कॉकरोच टाइप, तो ये इंसान की गर्दन यहाँ आ जाती थी, ये गर्दन आ जाती थी और शरीर ऐसा पीछे रह जाता था, और हाथ को यहाँ ऐसे अंदर रखवा देते थे इसमें, और ऊपर क्या होता था, इसमें एक ब्लेड रहती थी ऐसी, ये ब्लेड। ठीक है, अब ये ब्लेड ऊपर से नीचे गिरती थी, और ये गर्दन पे खचाक से गर्दन कट जाती थी। मतलब कुल मिला के ऐसा है कि ऐसी गर्दन ऐसे आगे रखवाते तो ऊपर से ब्लेड गिरती थी और खचाक से गर्दन कट जाती थी। तो अब क्योंकि इस समय पे मैक्सिमिलियन रोबिस्पायर का कंट्रोल बहुत स्ट्रिक्ट था, वो चाहता था कि कोई उसके अगेंस्ट में ना बोले, कोई उसके विरुद्ध जाके किसी तरह की बात ना कर पाए, कोई उसको अपोज ना करे। तो उसने देखो अगेन, ये डिवाइस को गुलेटाइन कहा जाता था।
डॉक्टर गुलिटिन ने डिवाइस बनाई थी, इसके लिए इस डिवाइस का नाम गुलेटाइन हो गया। वाह वाह वाह, डॉक्टर गुलिटिन, डॉक्टर गुलाटी नहीं बोलेगा कोई, डॉक्टर गुलाटी ने नहीं बनाई थी, डॉक्टर गुलिटिन ने बनाई थी और इस डिवाइस का नाम गुलेटाइन था। तो जो भी लुईस 16 के अगेंस्ट जाता था तो उसका सर कलम करवा दिया जाता था विद दिस डिवाइस, ठीक है, इस डिवाइस से उसका सर कलम करवा दिया जाता था। अब क्या सवाल आता है यहाँ पे, देखो रेन ऑफ टेरर आगे बढ़ रहे हैं अपन, है ना। अब यहाँ पे क्या आता है, तो इस टाइम पीरियड में क्या स्टेप्स लिए गए, ठीक है, तो व्हाट वर दी चेंजेस, व्हाट वर दी क्या बोल सकते हैं ना, लॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो सबसे पहले तो क्या है ना कि वेजेस की प्राइजेस को सेट कर दिया गया। कैसे सेट कर दिया गया कि इतने पैसे से ऊपर आपको पैसा नहीं मिलेगा, कंट्रोल करना चाह रहे थे ना। मीट एंड ब्रेड वेर रैशन, ठीक है, तो मीट और ब्रेड को रैशन शॉप्स के थ्रू बेचा जाता था ताकि सबको एक प्राइस पे मिले, ज्यादा कम ना मिले। पीजेंट्स हैड टू सेल ग्रेन्स एट फिक्स्ड प्राइस, जो पीजेंट्स हैं उन्हें फिक्स्ड प्राइस पे ही अपने फसल बेचना पड़ेगा, वो ज्यादा कीमत पे नहीं बेच सकते थे। व्हाइट फ्लोर वाज बैंड, ठीक है, व्हाइट फ्लोर जो आटा मिलता था उसको बैन कर दिया गया। सबको होल व्हीट ब्रेड, सबको मतलब चाहे पैसा हो तो भी एक जैसे आटा खाओ, इक्वालिटी, ठीक है। पीपल वर कॉल्ड सिटीजंस इंस्टेड ऑफ, अरे पीपल वर कॉल्ड सिटीजन इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल टाइटल्स, ठीक है, जो ट्रेडिशनल टाइटल्स थे ना जैसे सर के, मॉन्सियोर के, मैडम के, तो वो ट्रेडिशनल टाइटल्स को हटा के सबको सिटीजन्स बोलना शुरू कर दिया कि सब नागरिक होंगे बस, ठीक है, एवरीवन इज सिटीजन, ऐसा। चर्चेस वर क्लोज्ड एंड टर्न इनटू ऑफिसेस, जो चर्च वगैरह थे उनको सबको बंद कर दिया और ऑफिसेस में कन्वर्ट कर दिया। चर्च वर क्लोज्ड एंड कन्वर्टेड इनटू ऑफिसेस, ठीक है। तो ये पॉलिसी फॉलो करी गई किसके द्वारा, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर के द्वारा। अब क्या है ना कि रॉबिस्पायर की पॉलिसीज इतनी हार्श थी कि हिज हार्श पॉलिसीज एंगर्ड इवन हिज अलाइज, तो जो उसके फॉलोवर थे वो भी बोलते थे कि मान जा यार, तू मान जा यार, मान जा यार। वो नहीं मान रहा था, नहीं मान रहा था, तो एक दिन उसके सपोर्टर्स ने उसको ही पकड़ के गुलेटाइन कर दिया, ठीक है। तो इन जुलाई 1974 सॉरी 1794 ही वाज अरेस्टेड एंड एग्जीक्यूटेड, तो उसके सपोर्टर्स ने उसको ही पकड़ के एग्जीक्यूट किया, बोला कि पहले इसको ही मारो यार, ठीक है। तो इस तरह से मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर का एक साल का जो समय रहा, लेकिन वो स्ट्रिक्ट कंट्रोल पनिशमेंट वाला समय रहा, उसे रेन ऑफ टेरर कहा गया। अब देखो क्या है, स्टेट जनरल था, हटके नेशनल असेंबली आया, कन्वेंशन मतलब रॉबिस्पायर वाला टाइम पीरियड, कन्वेंशन का रूल चल रहा था, लेकिन अब कन्वेंशन भी खत्म हो जाएगा क्योंकि मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर को ही मार दिया। तो अब क्या है, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर जब पावर में आया था ना, उसने सबको वोटिंग राइट दे दिया था, इक्वल वोटिंग राइट, और ये सब कुछ कर दिया था उसने। मैन जो थे 21 साल से ऊपर के सारे में, अमीर और गरीब, सबको सबको वोटिंग राइट दे दिया, सब कुछ कर दिया था। लेकिन अब जब वो चले गया तो उसके जाने के बाद में थर्ड स्टेट के रिच लोग जो है उन्होंने फिर से पावर अपने हाथ में ली और उन्होंने बोला कि आप कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ कि एक आदमी के पास पावर ना आए, क्योंकि एक आदमी के पास पावर आ जाती है तो वो मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर जैसा खतरनाक बन जाता है। तो इसीलिए फिर क्या है ना, फिर उन्होंने एक डायरेक्टरी बनाई। अब ये डायरेक्टरी जो बनाई, तो डायरेक्टरी फ्रांस को रूल करेगी। तो कन्वेंशन के जाने के बाद में, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर के जाने के बाद में कौन रूल करेगा, डायरेक्टरी रूल करेगी। समझ में आया, डायरेक्टरी रूल करेगी। यहां तक क्लियर है। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या जांगीड़ लाइव हो बेटा, लाइव ही तो है सब कुछ। छुट्टी करेंगे अभी, रुक जाओ जरा, दो ही टॉपिक तो बचे हैं अब, इसके बाद में विमेन और स्लेव्स खत्म। और 10 मिनट की क्लास और है, 10-15 मिनट बस। चर्च को क्यों क्लोज किया, चर्च वगैरह को क्लोज डाउन करके उसने बोला किसी की जरूरत नहीं भगवान भगवान की, सब ऑफिस बनाओ, ऐसा। मतलब नास्तिक था, एथिस्ट था। क्लियर हुआ। क्लियर हो गया यहां तक, पूरी पूरी पिक्चर कितने बच्चों को समझ में आ गई अभी, क्योंकि लास्ट में रिकैप करवाऊंगा, ठीक है। अप्पू हाथी वाली बंदूक से गोली मार दूंगा अगर तुम्हें समझ में नहीं आया होगा तो। बताओ। ऑफिस ही क्यों, क्योंकि उसको आपकी सरकार चलानी थी ना। दूसरों की चैट तुम्हें नहीं दिखेगी, मुझे सबकी दिख रही है एक दूसरे की चैट, ठीक है। समझ में आया।
बढ़िया। नोबेलिटी मतलब ये होता है बाबू रूलिंग क्लास के लोग, जो राजा, राजा के रिश्तेदार, ठीक है, किंग्समैन वगैरह, ये जो लोग होते हैं ये नोबेलिटी कहलाते हैं। समझ में आ गया? चलो, डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। तो द वेल्दी मिडिल क्लास टुक पावर एंड वोटिंग वाज लिमिटेड टू द प्रॉपर्टी ओनर्स। अब जब मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर के डाउनफॉल के बाद में आखिरी जो रूलिंग सिस्टम, इसके बाद क्योंकि नेपोलियन आ जाएगा अभी पावर में, है ना, तो जो वेल्दी मिडिल क्लास के लोग थे ना, उन्होंने अपने हाथ में पावर ले ली डायरेक्ट, जैसे ये मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर गया, और उन्होंने वोटिंग राइट को अगेन वापस पहले जैसा कर दिया कि सिर्फ प्रॉपर्टी ओनर्स जो है ना, रिच लोग जो है, उनके पास ही वोटिंग राइट रहेगा। और उन्होंने बोला कि अब देश कैसे चलेगा, तो उन्होंने बोला कि एक आदमी के पास पावर नहीं देना है। अब उन्होंने बोला कि एक 5 मेंबर की डायरेक्टरी बनाएंगे अपन, ठीक है, मतलब एक आदमी रूल नहीं करेगा, 1 2 3 4 5 5 लोग रूल करें एक साथ। 5 लोगों की एक डायरेक्टरी बनाओ, एक लीडर मत बनाओ, 5 लीडर बनाओ, और 2 काउंसिल्स बनाएंगे अपन। 2 काउंसिल्स मतलब जैसे आप देखते हो ना पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा होती है, समझ गए? तो वैसे ही 2 काउंसिल्स बनाएंगे अपन, की एक काउंसिल बना दी, दूसरी काउंसिल बना दी, और रूल कौन करेगा? 5 लोगों के एक बॉडी रहेगी जिसे डायरेक्टर कहा जाएगा, वो रूल करेंगे। पर समस्या क्या हुई कि अब पहले एक आदमी था तो उसका डर रहता था कि वो डिक्टेटर टाइप ना बन जाए। अब 5 लोग आए तो इनके आपस में नहीं बनती, और ऊपर से 2 काउंसिल्स है तो 2 काउंसिल्स भी आपस में लड़ते हैं, और ये 5 लोग भी आपस में लड़ते हैं, ठीक है। तो दिस कॉज्ड इनस्टेबिलिटी, क्योंकि इनके बीच में आपस में इंटरनल कन्फ्लिक्ट रहते थे, और इसी इनस्टेबिलिटी का फायदा लेते हुए फिर पावर में कौन आएगा? नेपोलियन। तो डायरेक्टरी के बाद में, जैसे अगर आप देखोगे, डायरेक्टरी के बाद में आपको क्या देखने को मिलता है? पावर में कौन आता है? नेपोलियन पावर में आता है। डायरेक्टरी रूल्स दी फ्रांस, उसके बाद में पावर में आता है नेपोलियन। समझ में आया? तो बेसिकली हुआ क्या कि रेन ऑफ टेरर मतलब टाइम पीरियड था मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर का। मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर ने ये सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस किए। मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर के जाने के बाद में पावर किसके पास आती है? डायरेक्टरी के पास, क्योंकि लोगों को समझ में आता है जो वेल्दी मिडिल क्लास के थर्ड स्टेट के वेल्दियर पीपल थे, दे रिस्टोर्ड द पावर स्ट्रक्चर, और उन्होंने प्रॉपर्टी ओनर को ही वोटिंग राइट दिए, और उन्होंने बोला कि अब एक 5 मेंबर की डायरेक्टरी होगी विच विल बी सपोर्टेड बाय 2 काउंसिल्स, ठीक है। लेकिन अब इनके बीच में ऑफन कन्फ्लिक्ट्स, क्लैशेस देखने को मिलते थे विच लेड टू इनस्टेबिलिटी, और इसी इनस्टेबिलिटी का फायदा उठाते हुए एक मिलिट्री जनरल, ठीक है, एक मिलिट्री जनरल जो फ्रांस का था, नेपोलियन बोनापार्ट ने बोला कि हटो रे। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने हाथ में पावर ली और धीरे से उसने डिक्टेटरशिप ले आएगा वो, ठीक है। तो फ्रांस जो यहाँ आजादी से चालू हुआ था ना रिपब्लिक बन के, घूम के वापस डिक्टेटरशिप पे आ जाएगा अभी नेपोलियन के पास में। फिर नेपोलियन 1848 में जाएगा, उसका एक अलग कहानी है जो आप 10th में पढ़ोगे। इस सवाल का जवाब दो, हु इज द कंपोजर ऑफ नेशनल एंथम मर्सिलेज, ठीक है, मर्सिलेज नेशनल एंथम का कंपोजर कौन है? हाँ बस बेटा 5-10 मिनट की और बची है क्लास। हु लेड द रेन ऑफ टेरर? मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर। ध्रुव मैं तुम्हें देख पा रहा हूं बेटा। इनस्टेबिलिटी मतलब क्या कि सरकार स्टेबल नहीं थी, फिर चेंजेस आते गए उस सरकार में, ठीक है। क्लियर हुआ? क्लियर है? चलो, अच्छा पोल नहीं दिया क्या? चलो, रॉबर्ट दे साइल, जैसा उस बच्चे ने, फ्रेंच मैडम ने बताया था हमें। अब देखो ये तो पूरी कहानी रही फ्रेंच रेवोल्यूशन की, कि 1789 के पहले से लगा के अपन ने नेपोलियन के आने तक की पूरी कहानी पढ़ी। लेकिन इस कहानी में पूरी कहानी जब चल रही थी, जब पूरा रेवोल्यूशन होता, तब विमेन का क्या रोल रहा होगा? क्या विमेन एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी? अच्छा क्वेश्चन बना ना एक। तो विमेन का क्या रोल रहा? वैसे ही स्लेव्स, जब पूरी फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रही थी, तब स्लेव्स की क्या स्थिति थी? स्लेवरी चल रही थी, नहीं चल रही थी? तो ये 2 आपके स्टैंड अलोन टॉपिक है ना, जो कहानी में
एक जगह का हिस्सा नहीं है, जैसे कन्वेंशन एक जगह का हिस्सा है, ठीक है, लेकिन विमेन पूरी कहानी का हिस्सा है ना, तो वो विमेन की स्थिति समझ रहे हैं। तो डिड विमेन हैव अ रेवोल्यूशन, तो व्हाट वाज द विमेन्स रोल इन द रेवोल्यूशन। तो देखो लोगों को ऐसा लगता है कि विमेन ने कुछ नहीं किया, लेकिन जब मेन एक्टिवली, मेन मान लो नेशनल असेंबली की डिबेट्स में जा रहे थे, मेन वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तो घर पे जो बच्चे पीछे रो रहे थे ना, उनको कौन संभाल रहा था, उनको महिलाएं संभाल रही थी, ठीक है। तो विमेन्स रोल इन द रेवोल्यूशन जैसे अगर हम देखें तो दे सपोर्टेड देयर फैमिलीज, ये दे डिमांडेड इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, और बहुत सारी महिलाओं ने क्या किया, काम किया। जब सारे पुरुष रेवोल्यूशन के लिए रेवोल्यूशनरी वॉर्स में लड़ रहे थे, सारा सब कुछ कर रहे थे, तो घर संभालना उन्होंने हाउस हेल्प से लगा के सब प्रकार के काम किए, ठीक है, बेकरी चलाई और दुकानें चलाई और अपना अपना फार्मिंग भी करी और सारा काम संभाला महिलाओं ने, ठीक है। दे फॉर्म्ड क्लब्स, और ऐसा नहीं है कि वो विमेन जो थी तो सिर्फ घर तक ही सीमित थी। रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करने के लिए जब जैकोबिन क्लब वगैरह जैसे क्लब्स बन रहे थे, तो विमेन ने भी अपने क्लब बनाए, क्योंकि वो इक्वल पॉलिटिकल राइट्स चाहती थी। तो दे फॉर्म्ड क्लब्स, जैसे सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन एक क्लब बनाया उन्होंने, ठीक है, टू वॉइस देयर डिमांड्स इंक्लूडिंग वोटिंग राइट्स एंड होल्डिंग ऑफिसेस, ठीक है। तो उन्होंने वोटिंग राइट भी डिमांड करे, और उन्होंने ये भी बोला कि उन्हें अधिकार मिलना चाहिए, राइट्स मिलना चाहिए। लेकिन जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बन के आता ना 1791 में, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को देखने के बाद में महिलाओं ने क्या बोला, मेरा तो जिंदगी खराब हो गया, मतलब वो कंगना रनौत टाइप में। क्यों? क्योंकि महिलाओं को उसमें वोटिंग राइट ही नहीं दिया, उनको पैसिव सिटीजन बना दिया उस कॉन्स्टिट्यूशन में। बड़ा बुरा लगा महिलाओं को। लेकिन उस रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ रिफॉर्म्स विमेन के लिए लाए। समझ में आ रही ना? तो विमेन का रोल था रेवोल्यूशन में, यस, दे पार्टिसिपेटेड, दे डिमांडेड राइट्स, दे टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट दे वर हार्ट ब्रोकन विथ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उस 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन में उनको जब एक्टिव सिटीजन ना बनाते हुए पैसिव सिटीजन बना दिया ना, तो उनको बुरा लगा। बट उस रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने उनके लिए कुछ कुछ चेंजेस लाई। क्या लाई? जैसे अंडर द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट लॉज इंप्रूव्ड फॉर स्कूलिंग, लॉज इंप्रूव्ड फॉर स्कूलिंग। पहले उनको पापा मम्मी की मर्जी से शादी करना होती थी, लेकिन अब उनको बोलते हैं जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, ठीक है। तो मैरिज राइट्स दे दिए गए विमेन को, एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज वर गिवन टू विमेन, ठीक है, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई। डिवोर्स वाज मेड लीगल, ठीक है। अब उनको अगर मान लो कि पसंद नहीं आ रहा है किसी मैरिज रिलेशनशिप में, तो वो तलाक 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 करके तलाक ले सकती थी। तो इस तरह से क्या है कि ये कुछ रिफॉर्म्स लाए भी गए महिलाओं के लिए ड्यूरिंग द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट। रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट मतलब वही जब नेशनल असेंबली वगैरह थी। लेकिन फिर क्या होता है, फिर लेकिन द स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल इक्वलिटी हाउएवर कंटिन्यूड। क्यों? क्योंकि जब जैकोबिन क्लब आता है ना, तो जैकोबिन क्लब आते से ही क्या करता है कि वो बैन कर देता है सारे विमेन के पॉलिटिकल क्लब वगैरह को। जैकोबिन क्लब जैसी पावर में आता है मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर, सारे पॉलिटिकल क्लब वगैरह जो है तो वो बैन कर दिए जाते हैं ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर, ठीक है। मेनी एक्टिविस्ट वर अरेस्टेड एंड एग्जीक्यूटेड। तो एक एक्टिविस्ट का नाम है ओलंपिया दी गॉर्जेस, ठीक है। तो ओलंपिया दी गॉर्जेस जो थी, तो ये एक पॉलिटिकल क्लब चलाती थी और इनको अरेस्ट भी कर लिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया, सजा दे दी गई। तो इस तरह से क्या है कि विमेन का संघर्ष लंबा चलता रहा, और ये जो इक्वालिटी की लड़ाई है, ये महिलाओं ने बहुत लंबे समय तक लड़ी। अल्टीमेटली 1946 हमें आजादी मिलने से एक साल पहले ही वहां विमेन को राइट मिला, नहीं तो विमेन को लंबे समय तक वोटिंग राइट नहीं था, ठीक है। कई सालों का संघर्ष रहा महिलाओं का, तब जाके उन्हें वोटिंग राइट मिला। क्लियर हुआ? कई सालों का संघर्ष रहा, तब जाके उन्हें वोटिंग राइट मिला। तो ये विमेन की स्थिति है। समझ में आया? बताओ, डिड विमेन हैव अ रेवोल्यूशन? तो उसमें ये है, विमेन वाला सेगमेंट समझ में आ गया? गॉट इट? क्यों दोस्तों? चलो, तो अब आते हैं अपन किस पे, दी अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी वाली चीज पे, दी अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी वाली चीज पे। अब जैसे पूरा रेवोल्यूशन चल रहा था उस समय स्लेव्स की क्या स्थिति? तो सबसे पहले तो स्लेवरी को समझना है आपको कि एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड सिस्टम चलता था। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड सिस्टम किसके बीच में चलता था? यूरोप में क्या होता था ना, कि जैसे ये यूरोप है, ये अफ्रीका है और ये अमेरिका है, तो ये यूरोप अफ्रीका अमेरिका के बीच में एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चलता था। कैसे? कि अमेरिका में इन यूरोपियंस की क्या थी? खेत थे, ठीक है, यहां पे इनके खेत थे। अब खेत पे खेती करने कौन जाएगा? ये खुद तो जाएंगे नहीं, क्योंकि यहां बहुत गर्मी होती थी। तो ये लोग अफ्रीका से स्लेव्स खरीदते थे, उन स्लेव्स को शिप्स में भरते थे और स्लेव्स को ले जाते थे कहां? अमेरिका, और अमेरिका में खेती करवाते थे। खेती करवाने के बाद यहाँ जो सामान प्रोड्यूस होता था
उस सामान को यूरोप के मार्केट में बेचा जाता था, यूरोप के मार्केट में बेचा जाता था। ठीक है, स्लेव्स को भी यहां से खरीद के लाया जाता था। कभी कभी यूरोप में स्लेव्स को भी बेच दिया जाता था कि स्लेव्स ले जाओ, स्लेव्स ले जाके अमेरिका में खेती करवाना। तो यूरोप अफ्रीका, मतलब यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चलता था। ठीक है, तो देयर वाज अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका, वेयर अफ्रीकन्स वर सोल्ड टू स्लेव्स। ठीक है, अफ्रीकन्स वर सोल्ड एज स्लेव्स टू वर्क ऑन द कैरेबियन प्लांटेशंस, मतलब अमेरिका के प्लांटेशन फील्ड में काम करने के लिए स्लेव्स की तरह बेचे जाते थे। तो अब ये स्लेव्स जो थे तो क्यों बांधे जाते थे? ताकि क्या है कि जो प्लांटेशन फील्ड्स है ना अमेरिका वगैरह में, वहां पे खेती करवा के प्रॉफिट कमाया जा सके। तो फ्रेंच सिटीज जैसे बॉर्डुएक्स और नेंटेस, तो ये फ्रांस की ये जो सिटीज थी, इन सिटीज से स्लेव्स को बेचा जाता था, खरीदा जाता था, स्लेव्स का ट्रेड होता था इन सिटीज से। ठीक है, तो ये सिटीज ने अपना पैसा ही इस स्लेव ट्रेड और इन सारी चीजों से कमाया है। अब स्लेवरी कब रही फ्रांस में और कब नहीं रही? तो देखो, जो ओल्ड रिजीम था ना, जब राजा रूल कर रहा था, तब तो स्लेवरी प्रिविलेंट थी। फिर जब नेशनल असेंबली आती है ना पावर में, तो नेशनल असेंबली के समय पे डिबेट चल रही थी कि स्लेवरी को रखना है, नहीं रखना है, क्या रखना है। लेकिन उन्होंने स्लेवरी हटाई नहीं। क्यों? क्योंकि अमीर लोगों की नेशनल असेंबली थी और अमीर लोगों को तो स्लेव्स चाहिए थे। फिर पावर आती है जैकोबिन के पास में, कन्वेंशन के पास में ना, तो जैकोबिन के टाइम पे स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया जाता है कि स्लेवरी खत्म। क्यों? क्योंकि गरीब लोगों की सरकार थी और गरीब लोग स्लेव बन के नहीं रहना चाहते थे। लेकिन जब वापस से नेपोलियन पावर में आया ना, तो नेपोलियन ने स्लेवरी को री इंट्रोड्यूस कर दिया। वो तो अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली आप जैसे देखेंगे 1848 में क्या होता है, स्लेवरी पूरी तरह से अबॉलिश होती है। 1848 में स्लेवरी वॉज अबॉलिश। स्लेवरी को पूरी तरह से अबॉलिश 1848 में किया जाता है। ठीक है, 1848 में स्लेवरी को पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया जाता है। गॉट इट? तो ये पूरी कहानी है। ठीक है, ये पूरी कहानी है। समझ में आया? विमेन में भी लीडर थी ना, ओलंपिया दी गॉर्जेस जैसे विमेन की लीडर थी। ये स्लेव्स मतलब क्या होता है? गुलाम। जैसे मान लो किसी को पैसे देके आपने खरीद लिया, अब आप उससे काम करवा रहे हो, आपको जैसा लग रहा है वैसा काम करवा रहे हो, तो वो स्लेव्स कहलाते हैं। समझे? समझे कि नहीं समझे? आ जाओ। अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड टुक प्लेस बिटवीन यूरोप एंड अमेरिका। एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड होता था बिटवीन यूरोप, अमेरिका एंड व्हाट? और कौन सा देश था बताओ, जहां से स्लेव्स आते थे, जहां से स्लेव्स आते थे, बताइए। प्रिविलेंट मतलब किसी भी चीज का प्रचलित होना, मतलब चल रहा है जहां पे। प्रिविलेंट मतलब स्लेव ट्रेड, इस प्रिविलेंट मतलब स्लेव ट्रेड चल रहा है, ऐसा। समझ गए? प्रिविलेंट का मतलब ये होता है। सब वापस रिवाइज करवाऊंगा बेटा, रुक जाओ जरा 1 मिनट। अफ्रीका इज द राइट आंसर फॉर दिस। अफ्रीका है ना, तो यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका। कितने % बच्चों ने सही आंसर लगाया? इसके पहले वाले सवाल का लीडर बोर्ड तो बता चुका था मैं। अब लास्ट टॉपिक आपका ये है कि दी रेवोल्यूशन इन एवरीडे लाइफ। तो अपन ने पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन देखा। इस फ्रेंच रेवोल्यूशन से सरकारें बदली, बनी, ये वो हुआ, सारा सब कुछ हुआ। लेकिन इसका लोगों के आम जीवन पे क्या फर्क पड़ा? क्या लोगों के एवरीडे लाइफ पे इंपैक्ट पड़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन का? तो देखो, कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ्स पीपल वेयर, द लैंग्वेज दे स्पीक और बुक्स दे रीड? फ्रेंच रेवोल्यूशन डिड दिस। ठीक है, कैसे? क्योंकि आप जैसे देखोगे तो जब 1789 के पहले की अगर सिचुएशन देखोगे, तो वहां पे ऐसे लॉज थे जिसके चलते क्या है, लिबर्टी और इक्वालिटी लोगों के पास नहीं थी। लेकिन जब रेवोल्यूशन हो गया, तो रेवोल्यूशन होने के बाद में क्या है ना, अब लोग फ्रीली कुछ भी पब्लिश कर सकते थे, लोग अपने ओपिनियंस दे सकते थे, लोग लोगों की सुन सकते थे। तो पीपल कुड फ्रीली पब्लिश बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड प्लेस, शेयरिंग एंड डिबेटिंग आइडियाज, व्हिच वाज नॉट पॉसिबल बिफोर द रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन क्या लोगों की एवरीडे लाइफ को इंपैक्ट करता है? जी हां। अब लोगों का सोचने समझने का दायरा बढ़ गया था, अब लोगों का सोचने समझने का स्कोप बढ़ गया था, तो रेवोल्यूशन ने ये चीजें बदल दी। ठीक है, सॉन्ग्स, प्लेज एंड फेस्टिवल्स हेल्प ऑर्डिनरी पीपल अंडरस्टैंड रेवोल्यूशनरी आइडियाज लाइक लिबर्टी एंड जस्टिस। ठीक है, तो अब क्या है ना, लिबर्टी, जस्टिस, इन चीजों को आप खुल के डिस्कस कर सकते हो। तो पहले वो सब कुछ सेंसर्ड होता था, सब कुछ चेक किया जाता था।
गॉट माय पॉइंट। तो रेवोल्यूशन ने एवरीडे लाइफ पे कैसे इंपैक्ट किया, तो ऐसे इंपैक्ट किया। अब मेरी बात सुनो जरा अच्छे से, एक बार फटाक से रिकैप करवा रहा हूं पूरा। तो लुइस 16 राजा बनता है 1774 में, खाली तिजोरी मिलती है उसको उस समय पे, देयर वाज स्ट्रगल टू सर्वाइव, ठीक है। और जो इमर्जिंग मिडिल क्लास थी, फिलोसोफर्स वगैरह जो थे, उन फिलोसोफर्स ने माहौल टाइट कर दिया था कि रेवोल्यूशन लाना है अपने को। तो फिर 1789 में क्या होता है, स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई जाती है, ध्यान आ रहा है आपको। तो अभी तक क्या था, स्टेट जनरल सिस्टम चल रहा है, अभी तक स्टेट जनरल का सिस्टम चल रहा है। तो स्टेट जनरल का सिस्टम चल रहा है, लेकिन ये जो मीटिंग बुलाई जाती है, इस मीटिंग के बाद में ज्यादा कुछ अचीव होता नहीं है, नेशनल असेंबली बना के लोग बाहर निकल जाते हैं। और इसी के टाइम पीरियड में आपको क्या देखने को मिलता है कि 14 जुलाई के दिन फ्रेंच रेवोल्यूशन अल्टीमेटली ब्रेकआउट होता है। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के होने के बाद में क्या है कि राजा बोलता है कि मैं ठीक है मोनार्क बनने को तैयार हूं, पावर स्टेट जनरल से नेशनल असेंबली के पास आ गई, और वो नेशनल असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो जाता है। तो फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जहां पे फ्रांस ने क्या है वो कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया फ्रांस के राजा ने लुइस 16 और बोल दिया कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क बन के रहूंगा। लेकिन वो बदमाशी कर रहा था, अंदर अंदर प्लानिंग कर रहा था। तो फ्रांस ने क्या है उस मोनार्की को भी अबॉलिश कर दिया, फ्रांस ने वॉर डिक्लेयर कर दी प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के ऊपर, और फ्रांस ने मोनार्की को, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की को खत्म करते हुए अपने आप को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। रिपब्लिक बनने के बाद में क्या है, जैकोबिन क्लब पावर में आता है। जैकोबिन क्लब क्या करता है, लुइस 16 ये स्ट्रिप्ड पेंट्स दिख रही है, लुइस 16 को क्या कर देते हैं, लुइस 16 को टाटा बाय बाय खत्म। अब लुइस 16 तो गियो, लुइस 16 के जाने के बाद में पावर मतलब एग्जीक्यूट करवा दिया उसको, कन्वेंशन में पावर थी इनके पास, जैकोबिन भाई साहब के पास। अब मैक्सिमिलियन रोबिस्पायर जो था, तो इसने जब रूल किया 1793 से 94, तो ये पीरियड रेन ऑफ टेरर का पीरियड रहा, बहुत अत्याचार था, डर का माहौल था, सीवियर कंट्रोल और पनिशमेंट की पॉलिसीज फॉलो कर रहा था। लेकिन फिर 1794 तक क्या होता है, इसका भी काम खत्म होता है, इसको एग्जीक्यूट कर दिया। उसके फॉल ऑफ जैकोबिन क्लब के बाद में आपको क्या देखने को मिलता है कि पावर में डायरेक्टरी आती, 5 मेंबर की बॉडी और डायरेक्टरी रूल कर रही थी। अब डायरेक्टरी क्या करती है, लेकिन डायरेक्टरी इनस्टेबल रहती है, क्योंकि उनके आपस के कंफ्लिक्ट और क्लैशेस खत्म नहीं हो रहे थे। और उसी इनस्टेबिलिटी का फायदा उठाते हुए 1804 तक नेपोलियन अपनी पीक पे होता है। नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो अपने आप को एम्परर ऑफ फ्रांस, डिक्टेटर ऑफ फ्रांस डिक्लेयर कर देता है। अब इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद सब यहीं पढ़ लोगे का, इसके बाद 10th क्लास में पढ़ेंगे। तो 10th क्लास में ये कहानी ध्यान रखना, क्योंकि 10th में आपको इसी के आगे कंटिन्यूटी मिलेगी, ठीक है। 10th में आपको इसी के आगे कंटिन्यूटी मिलेगी, तो ये ध्यान रखना। चलो क्लियर है। कल जो चैप्टर पढ़ा था अपन ने इंडिया साइज एंड लोकेशन, उसके होमवर्क क्वेश्चन करके आए हो कि नहीं बताओ। कल इंडिया साइज एंड लोकेशन के होमवर्क क्वेश्चन दिए थे। अब देखो 4 चैप्टर के होमवर्क क्वेश्चन हो गए अपने, कल डाउट सॉल्विंग है, तो चारों के होमवर्क क्वेश्चन के सॉल्यूशंस भी लेके आऊंगा और कल डाउट्स भी लूंगा तुम्हारे। लीडर बोर्ड चेक कर लो सर एक बार, लो। शालिनी सिंह आईआईटी ढोलकपुर, दिशा सिंह राजपूत, सुधर जा बेटा बहुत मारूंगा मैं, मार मार चंगासा बना दूंगा। अनन्या, अबूजार, ज्योति प्रभा, देवांश, श्रेयांश, दक्ष और खुशी, ठीक है बढ़िया। ऑल लीडर बोर्ड अगर देखें तो खुशी आज के क्वेश्चंस की विजेता है, देव सेकंड पे, अनन्या थर्ड पे, वंशिका, त्यागी, माही, उज्जवल सुई, काव्य अनंत, सानवी सिंह, अंशिका अग्रवाल, अर्पण पांडा, ठीक है, जुझार सिंह, शालिनी सिंह आईआईटी ढोलकपुर, अबूजार, ज्योति प्रभा, देवांश, श्रेयांश, दक्ष, पीयूष, काशवी, तनुप्रिया, दिगराज सिंह राजपूत, सोहम कोले, नक्षिता, माही और मान्या, ये सारे बच्चे टॉप 25 स्टूडेंट्स जिन्होंने आज फटाफट आंसर दिए। व्हाट हैपेंड आफ्टर नेपोलियन, तो नेपोलियन के बाद में भी बहुत सारी चीजें होती है कि नेपोलियन भी हारता है, फिर वापस से एक बार बोर्बन डायनेस्टी वापस आ जाती है, लुइस 16 का भतीजा वापस से पावर में आएगा, फिर उनके बाद में वो भी सब हारते हैं और फिर से फ्रांस रिपब्लिक बनता है। तो 2 बार फ्रांस रिपब्लिक बनता है। अब देखो इस चैप्टर के कीवर्ड्स, रेवोल्यूशन है, लिवर क्या है वहां की करेंसी है, करेंसी के लिए वर्ड है, लिवर वाज द ओल्ड मनी यूज्ड इन फ्रांस, है ना, क्लर्जी, टिथ, टेल, तो मैंने जितने भी कीवर्ड्स हो सकते हैं, सबसिस्टेंस क्राइस, 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट जैसे जो जॉन लॉक का था, स्पिरिट ऑफ लॉस जो मॉन्टेस्क्यू की थी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो जीन जैक्स रूसो का था, है ना, वो सारी चीजें, नेशनल असेंबली बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, एक्टिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन, तो जितने कीवर्ड्स हो सकते थे, रिपब्लिक, मर्सिलिस, जैकोबिन क्लब, जिन पे एक छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, रेन ऑफ टेरर, डायरेक्टरी, नेपोलियन बोनापार्ट, वो सारे छोटे क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं। अब तुम्हारे लिए कुछ एमसीक्यूज है, जैसे आइडेंटिफाई द पेंटिंग, ये क्या है, और स्टेट जनरल 1789 हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट क्यों था, तो ये होमवर्क क्वेश्चंस में सारे। सब्जेक्टिव होमवर्क क्वेश्चन समझना जरा क्या है, फ्रेंच ट्रेजरी एम्प्टी क्यों थी, तो आप बताओगे एक्स्ट्रावेगेंट जो पैलेस था उसका खर्चा, वॉर चल रही थी, कर्ज लेके रखा था, ठीक है,
और ब्याज लगता था, तो ये सारे खर्चे थे। देवर इनटू द वॉर, तो मिलिट्री एक्सपेंडिचर था, तो वो सारे पॉइंट लिखना रहेंगे। फिलोसोफर्स का क्या रोल था, तीनों फिलोसोफर्स और उनके आइडियाज और उनकी बुक लिखना रहेगा। व्हाट वर द मेन कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, मेन कॉजेज क्या थे, एम्प्टी ट्रेजरी, सबसिस्टेंस क्राइसिस, फिलोसोफर्स, एनलाइटेंड थिंकर जो थे, उन सबने क्या करा, माहौल बना दिया रेवोल्यूशन के लिए। कोशिश करना, अटेम्प्ट करना, फिर इसके आंसर मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है। एक्सप्लेन एनी 5 फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन के 5 फीचर बताओ, क्या फीचर थे, तो आप बताएंगे उसमें एक्टिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन में डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन था। फिर उसके बाद में आप ये लिख सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिल रहा था, किंग जो था तो किंग की पावर एब्सोल्यूट नहीं थी, चेक थी, ये सब कुछ। हु फॉर्म जैकोबिन क्लब, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर। क्या मेजर्स उन्होंने लिए टू रिमूव डिस्क्रिमिनेशन, तो जैसे आप देखेंगे डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए उन्होंने स्ट्रिप पैंट्स पहनना शुरू कर दी, और फिर उसके बाद में जैसे वो ये वेजेस को उन्होंने सील कर दिया कि इससे ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा इक्वालिटी लाने के लिए। फिर उन्होंने व्हाइट फ्लोर को बैन कर दिया, होल व्हीट ब्रेड देना शुरू कर दिया, ठीक है, फार्मर्स की वो, मतलब ये रेन ऑफ टेरर के कुछ पॉइंट्स और कुछ जैकोबिन क्लब वाले पॉइंट दोनों मिक्स करके लिखना रहेगा। अब विमेन की कंडीशन क्या थी पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड में, तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया लेकिन उनको राइट से डिनाई किया गया, और कुछ चेंजेस आए भी, लेकिन उसके बाद में जैसे पॉलिटिकल क्लब्स वगैरह बैन कर दिए वो। और अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी बिकेम पॉसिबल इन फ्रांस, तो आप उसमें बताएंगे कि कैसे पहले तो स्लेवरी थी, जैकोबिन क्लब के आने पे स्लेवरी को बैन किया गया, ठीक है, लेकिन वो नेपोलियन ने आने के बाद में फिर से रीइंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये सातों क्वेश्चंस के आंसर अपने को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, ठीक है। नोट्स के आंसर हेल्प से आंसर लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है, नोट्स की हेल्प से आंसर बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। रॉबिस्पायर की पॉलिसी हार्श थी तो लीडर कैसे बना, लीडर बनने के बाद पॉलिसी हार्श करी ना दोस्त, ठीक है। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया। चलो बढ़िया, फाइन, लेट अस रैप अप नाउ। हाँ आई नो आज थोड़ा लंबा हो गया, हिस्ट्री का चैप्टर था ना, बड़ा चैप्टर रहता है बाबू, लंबा हो जाता है थोड़ा, तो हिस्ट्री के चैप्टर में थोड़ा सा सीन रहता है। अपन इसके बाद में अब अपना कल डाउट सॉल्विंग सेशन है, और परसों टाइम टेबल तुम्हें मिल गया होगा, तो परसों मेरे हिसाब से इकोनॉमिक्स का ही चैप्टर है, हाँ इकोनॉमिक्स का ही चैप्टर है अपना परसों, ठीक है। तब तक अपना क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, मुस्कुराते रहना है। अभी के लिए साइन ऑफ कर दें।